फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है। इंट्रोडक्शन किए हैं हम लोग, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस किए हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम लोग पोर्टुगीज़ के बारे में ऑल टुगेदर देखे हैं। वास्को ड गामा, पेड्रो कैब्रल, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको भी समझे हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डच के बारे में समझा, और जो रिसेंट लेक्चर हुआ है फोर्थ लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझेंगे, और ये लेक्चर 5 होगा हम लोग का। चलो, तो ये फिगर तो देख रहे हो, सबसे अधिक फेमिलियर हो गए इस फिगर से कि सबसे फर्स्ट यूरोपियन पावर्स में पोर्टुगीज़ आया, उसके बाद डच आया, वो एरिया ऑफ सेटलमेंट है जहाँ पे पहला आके रहा है लोग। इंग्लिश सूरत में, डेनिस भी देखे थे, हाँ ट्रेंकोवार में देखे थे ना, तांजोर वाला जो एरिया है, करेक्ट। और आज जानेंगे हम लोग फ्रेंच के बारे में, जिसका जो मेन जो सेटलमेंट हुआ था वो पुडुचेरी में, समझे। पहले नाम पांडिचेरी था, अब नाम क्या हो गया, पुडुचेरी हो गया इसका नाम। अभी पुडुचेरी क्या है स्टूडेंट, एक यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो एरिया है बहुत सारा एरिया है, कराकल है, पूरे पुडुचेरी है, माही है, सबको क्लब करके हम लोग पुडुचेरी बोल रहे होते हैं अभी के टाइम में। हाँ, ये देख सकते हो तुम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बना है वो ब्रिटिश का बना है, उसके बाद डच का है, उसके बाद डेनिस का है। डेनिस का मतलब क्या, डेनमार्क से जो लोग आए थे, करेक्ट। उसके बाद पोर्टुगीज़ बनाया, हालांकि पोर्टुगीज़ का ज़्यादा नहीं चल पाया। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना है, 1664 में बना है। हाँ, समझ गए ना, 1664 में बना है। तो यहीं मैं कुछ पॉइंट कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स। देखो, ये जो 1664 में जो बना है, ये समय है लुइस 14 का, जो कि फ्रांस में रूल कर रहे थे। हम जानते हैं लुइस 16 के टाइम में 1789 का फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ है तो वो तुम लोग जानते हो वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेपोलियन का उदय होना, फिर नेपोलियन का गिर जाना, है ना, बहुत कुछ हुआ है। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद बहुत कुछ हुआ है, ठीक। मेटरनिक सिस्टम आया है, तो वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा हो गया, उसको आप साइड कर दो। इसमें आपको समझना होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना वो लुइस 14 के टाइम में बना, जब फ्रांस में वो रूल कर रहा था, समझे ना। हाँ, वो भी बहुत क्यूरियस था इस चीज़ को लेके। हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही आ गया था कंपनी बनाने का। कंपनी बनाने का तभी से कॉन्सेप्ट आया है जब से पोर्टुगीज़ सब बनाना शुरू किया। पोर्टुगीज़ सब एडवेंट करना शुरू किया। पोर्टुगीज़ तो खैर लेट बनाया है, मगर जब से एडवेंट शुरू हुआ कि इंडिया आने का, ईस्ट इंडीज़ से व्यापार करने का, तो उसी समय दिमाग में आया था इन लोगों को। 15-16 सेंचुरी में माइंड में आ गया था, बट फाइनली ये 1664 में बना है। और उसके बाद स्वीडिश है, स्वीडिश का उतना रेलेवेंस नहीं है स्टूडेंट। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लोगो देख सकते हो तुम लोग। क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या समझना है इस क्लास में। तो इस्टाब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या क्या टैक्टिस अडॉप्ट किया है, समझे। एंग्लो फ्रेंच वार पढ़ने जा रहे हो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वार है। यही वार से तय हो गया कि एकमात्र पावर भारत को चलाएगा वो होगा इंग्लिश, समझे। तो ये बहुत ही डिसाइसिव वार है। 3 वार हुआ था स्टूडेंट, समझे। उसके बाद फ्रेंच सेटलमेंट देखना है किस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन हुआ, और क्यों कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सुप्रीम था एज कंपेयर टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो भी हम लोग चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग इस्टाब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना है। तो जैसे कि मैंने कहा है, देखो लुइस 14 के टाइम में जो उसके जो खास एक मिनिस्टर थे, उनका ये सोच था कि हमारा भी क्या होना चाहिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी होना चाहिए जो कि जाके व्यापार करे इंडिया के साथ में और बाकी जगह पे, समझे। हाँ, कई सोर्स ये कहता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिला था 25 साल के लिए, कई सोर्स कहता है 50 साल के लिए भी, कई सोर्स कहता है कि उससे ज़्यादा भी। तो ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि याद करो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना साल के लिए मिला था, शुरू में 15 साल के लिए मिला था, और उसके बाद इन्फानाइट पीरियड के लिए उसको बढ़ा दिया गया। फिर हम जानते हैं कि चार्टर एक्ट ला के फिर रिस्ट्रिक्ट किया गया। बाद में 1813 का चार्टर ला के ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया था कि आप सब ट्रेड आपका ख़त्म हुआ, बस चाइना के साथ आप ट्रेड करिए, वही टी और ओपियम का। उसके बाद जानते हो कि 1833 चार्टर एक्ट में वो भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो प्योरली जो
कमर्शियल बॉडी था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। और उसका जानते हो जैसे रिवोल्ट हुआ उसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो गया, और फाइनली 1873 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया। सही बात है, मैं उस तरफ जाके मैं बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो जीन कॉलबर्ट इन्होंने बनाया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। 1667 में अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांसिस कैरोन एक फर्स्ट कंपनी बना इसका फ्रेंच का, कहाँ पे? सूरत में। और सेकेंड जो फैक्ट्री बना था मसूलीपट्टनम में। देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि मसूलीपट्टनम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन पावर, और सूरत भी देख रहे हो ना। तो क्योंकि देखो ये पहले ही माहौल बना के रख दिया है ये सब। यदि कोई मार्केट पहले से क्रिएटेड है तो वहाँ पे आके फिर मार्केट क्रिएट करना उतना एफर्ट नहीं लगता है उसमें, मानते हो ना इस बात को। तो फर्स्ट कहाँ पे बनाया इसने? फर्स्ट बनाया है सूरत में, सेकंड कहाँ फैक्ट्री बना है? मसूलीपट्टनम में। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद फ्रैंकोस मार्टिन आए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझे ना, हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आगे बढ़ा है, तो जितने भी गवर्नर साहब सब है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो इन्होंने क्या किया, पौडीचेरी में इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाया, जो कि एवेंचुअली एक सेटलमेंट का भी काम किया है फ्रेंच के लिए। तो ये फ्रैंकोस मार्टिन थे, ठीक है, जो गवर्नर थे उस समय के, जो लीडर थे कंपनी का। उन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग सेंटर बनाया पौडीचेरी में, ठीक है, पौंडीचेरी, उस समय का पौंडीचेरी, अभी का पुडुचेरी बनाया। और फाइनली वही तुम्हारा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ है फ्रांस के लिए, फ्रेंच के लिए। समझ गए स्टूडेंट? अब देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फ्रेंच है बहुत लेट आया भारत में, क्योंकि इससे पहले सब पावर आ चुका है, जो मेजर जो पावर है, जानते हो। सिलसिलेवार तरीके से यदि मैं बात करूँ तो पोर्टुगीज़ फर्स्ट आया है, उसके बाद डच आया, मोनोपोली तोड़ा, उसके बाद पीछे से ब्रिटिश आया, उसके पीछे से तुम्हारा डेनिश आया, और उसके बाद फ्रेंच आए, सबसे लास्ट आए। जब ये आएंगे तो जो व्यवस्था वो लोग क्रिएट किया है उसी को ये फेस करेंगे, उसी में अपने आप को इंटरमिंगल करने का प्रयास करेंगे। तो वही लिखा गया है कि फ्रेंच लेट कमर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यवस्था जो बन चुका है, एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो बन चुका है, नेगोशिएशन, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, सब ये व्यवस्था बन चुका है। उस व्यवस्था में ये भी स्टेक होल्डर बन जाएंगे आके, क्योंकि व्यवस्था पूरा क्रिएट करके रख चुका है यूरोपियन पावर। ये कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेडिंग पोस्ट बनाना है, कैसे व्यापार होता है, क्या क्या आइटम है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सब भूमिका पहले ही तैयार हो चुका था। बस ये आके अपना एंट्री करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंच लोग। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो भी हम लोग चर्चा किए हैं इस फिगर में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। यदि मैं बंगाल का बात करूँ विद्यार्थी लोग, जो चंदर नागौर है ना, नगर भी बोल सकते हो तुम लोग, तो ये चंदर जो नागौर है, ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो शाइस्ता खान जो प्रोविंशियल गवर्नर रहे हैं बंगाल के, ठीक है, उनसे परमिशन लेके, ठीक है, उनसे परमिशन लेके यहाँ पे फैक्ट्री बनाया गया। नंबर 1। यानम देखो बहुत अभी पुडुचेरी का बात करते हैं तो यानम भी एक हिस्सा है उसका। जानते हो ना कि अभी जो पुडुचेरी है वो लगभग 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक तुम्हारा यानम है, कराकल है, पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी खुद और माए हैं। स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? अभी का जो हमारा यूटी है, हमारा यूटी क्या है? पुडुचेरी। हमारे पुडुचेरी के अंदर 4 जगह आता है, और ये चारों जगह एक्चुअल में फ्रेंच का कॉलोनी रहा करता था पहले। फ्रेंच का कॉलोनी कभी हुआ करता था। वो 4 जगह कौन सा है? तुम्हारे आँख के सामने पड़ा हुआ यानम। यानम कहाँ का? आंध्र प्रदेश का एरिया है। नीचे देखोगे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी को हम लोग पुडुचेरी भी कहते हैं अभी, पुडुचेरी। नीचे देखो कराकल, कराकल है कि नहीं? कराकल है। और इधर देखो माही, देखो तो माही, कराकल, पुडुचेरी और यानम, चारों को जोड़ के हम लोग पुडुचेरी बोल रहे होते हैं। पुडुचेरी एक खुद हिस्सा है पुडुचेरी का, अभी का यूटी का बता रहा हूँ मैं। तो ये चारों जगह तुम देख रहे हो, ये खुद फ्रेंच सेटलमेंट का हिस्सा है। जैसे पोर्टुगीज ने दामन, दीव और गोवा रखा ना अपने हाथ में, उसी तरह फ्रेंच ने ये एरिया रखा था। इसको भी हम इंडिया ने आज़ादी के बाद ही लिया है अपने हाथ में, समझे? सूरत देखो, सूरत में कुछ हुआ है टिल 1720। बताओ, आते आते सूरत मसूलीपट्टनम को हटना पड़ा, वहाँ से उसको हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली कुछ हो रहा था, वहाँ पे स्पेनिश वार हो रहा था। विद्यार्थी लोग हुआ क्या, थोड़ा हिस्ट्री समझो। स्पेन जानते हो, स्पेन का लड़ाई खूब हो रहा था ना। हम देखें
कि स्पेन का झगड़ा तुम्हारा नीदरलैंड के साथ हो रहा था, स्पेन का झगड़ा इंग्लैंड के साथ हो रहा था। अब क्या हुआ कि स्पेन में ना जो उस समय के जो राजा थे चार्ल्स II, वो मर गए। अब वो जो मर गए तो उसका सक्सेसर कोई था ही नहीं। तो जब सक्सेसर नहीं है तो जो बाकी जो कंट्री है वो अपना अपना सक्सेसर रखना चाहेगा, तो यही एक वार है। अब इस वार के वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस आमना सामना हो गया। ये एक कैंडिडेट को फेवर करना चाह रहे थे तो दूसरा कैंडिडेट को फेवर कर रहा है। इसी को बोलते हैं वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। और इसके वजह से इंडिया पे असर पड़ रहा था, समझ रहे हो ना, इसकी वजह से इंडिया पर असर पड़ा। इतना ही नहीं, 7 वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का मतलब क्या होता है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ के वजह से भी इंडिया में असर पड़ रहा था इसका। तो दो इंटरनेशनल रिलेशन, दो इंटरनेशनल इशू जो कि इंडिया को भी प्रभावित किया है। एक इंटरनेशनल इशू क्या है, वार ऑफ सक्सेशन इन स्पेन, नंबर 1, और दूसरा क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में कन्फ्लिक्ट होना ब्रिटेन और फ्रांस का। ये दोनों जो इंटरनेशनल इशू है इंडिया में काफ़ी प्रभावित किया है इसने। तो मैं अभी इसमें इस मॉडल में जो मैं बोल रहा हूँ कि 1720 आते आते विद्यार्थी लोग सूरत में और मसूलीपट्टनम में जो बेचारे लोग फैक्ट्री खोले थे, चल रहा था, उसको अबॉन्डन करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। कारण क्या है कि राइवलरी वहाँ चल रहा है, वहाँ बाहर यूरोप में चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दबाव पड़ा और सूरत से बोरिया बिस्तर बांध करके फ्रांस को हटना पड़ा, फ्रेंच को हटना पड़ा, मसूलीपट्टनम से भी हटना पड़ा। तो देखो जाहिर सी बात है, क्योंकि सवाल तुम्हारे मन में ये भी होना चाहिए कि वाई खाली यानम का है, पौंडीचेरी का है, कराकल का है, माहे का है, क्योंकि वो एरिया भी सेटलमेंट था, मैं वहाँ से निकल गया, चांदनगर भी बाद में निकल गया। तो ये एरिया लंबा समय तक रखा है किसने, फ्रेंच ने। यही कारण है कि वहाँ पौंडीचेरी बना हो। तो कुछ भी आज देखते हो आप प्रेजेंटली, इसके पीछे हिस्ट्री होता है, यही हिस्ट्री है। तो सूरत तो निकल गया हाथ से, मछलीपट्टनम भी निकल गया हाथ से। क्यों निकला, क्योंकि वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है स्पेन का। बाहर जो इंटरनेशनल इशू पड़ेगा उसका असर भारत में ही पड़ेगा। अब देखो, तो ये सब जो टाइम तो दिया गया है, टाइम वेरी, यानम में 1731 में बना है, कराकल में 1738 में बना। माहे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो केरल का, 1720 में वहाँ पे सेटलमेंट हुआ है। आगे देखो स्टूडेंट, क्या टैक्टिस एडॉप्ट किया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। इससे पहले भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के देख रहे थे, हार्ड टैक्टिस, सॉफ्ट टैक्टिस और अदर टैक्टिस, यही देखे। उससे पहले पोर्टुगीज का भी हम लोग देखे थे ऐसे ही कुछ, सॉफ्ट टैक्टिस, हार्ड टैक्टिस और तुम्हारी इनह्यूमन टैक्टिस। सही बात है ना। तो यहाँ पे देखते कि इन लोगों का तौर तरीका क्या था। देखो ये लोग भी क्या करते थे, नेटिव रूलर्स के लिए गिफ्ट देते थे, जानते हो, गिफ्ट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। फ्लैटरी, मक्खन लगाते थे, अच्छा अच्छा चीज़ बोल के, जानो किसी का जितना है तो बोल दो, प्रशंसा कर दो, इस तरह का अप्रोच था। और गुड रिलेशन रखना चाह रहे थे, अच्छा रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन। बट सबसे बड़ा मैं कहूँगा ड्रॉबैक्स इन लोग का ये था कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने आप को शामिल कर लेते थे। अब इंटरनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग, जब मान लो यहाँ पे देखो तुम लोग, जब मान लो कि जैसे हैदराबाद, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ, हैदराबाद और कर्नाटक। कर्नाटक तुम्हारा वही कोरोमंडल वाला कोस्ट जो है, नीचे वाला कोरोमंडल जाने हो ना, जहाँ से डच भी बहुत व्यापार करता था, सिल्क का, कॉटन का। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट को ब्रिटिश लोग क्या बोलता था, कर्नाटक, वो जगह का नाम रख दिया उसने कर्नाटक। अब देखो स्टूडेंट, जब हैदराबाद में और कर्नाटक में, कर्नाटक का कैपिटल आरकोट, अभी ये सब नाम आएगा इसलिए अभी से सुन लो अच्छे से। आरकोट कैपिटल है कर्नाटक का, जगह का नाम है, समझे, नीचे का वो तमिलनाडु वाला एरिया है। और हैदराबाद तो तुम लोग जानते हो, अभी भी लोकेशन वही है उसका। तो जब वहाँ पे जो राजा है उसका डेथ हुआ तो हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, तो उसमें ये दोनों कूद पड़ा, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कूद पड़ा, और दोनों अपना अपना कैंडिडेट दे रहा है। क्यों दे रहा है अपना अपना कैंडिडेट, ताकि अपना कैंडिडेट यदि सत्ता पे बैठेगा तो इसको लाभ होगा कमर्शियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और इसको टेरिटरी मिलेगा। और यही हुआ भी है। डुप्लेक्स पहला गवर्नर है, बढ़िया सुनो स्टूडेंट, काम आएगा, बहुत काम आने वाला चीज़ सब मैं बोल रहा हूँ। यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन सब पूछा गया है दूसरे तरीके से, कि डुप्लेक्स पहला गवर्नर जनरल है फ्रांस का जिसने ट्रूप्स को देने का प्रैक्टिस किया, लैंडिंग द ट्रूप्स। अब देखो कोई भी सेना को तुम किसी लैंड को देते हो, जैसे मेरा सेना है और हम वो सेना तुमको दे रहे हैं, तो हमारा जीत है वो, कल के दिन में मेरा सेना ही तुमको रिवोल्ट कर देगा। इसलिए किसी भी आदमी का सेना नहीं लेना चाहिए। और हैदराबाद पहला ऐसा राज्य बना जिसको डुप्लेक्स ने ट्रूप्स दिया था।
और ये यूपीएससी का सवाल है, लैंडिंग द ट्रूप्स, ट्रूप्स को लैंड करना। और यही जो लैंडिंग द ट्रूप्स वाला जो कॉन्सेप्ट ये डुप्लेक्स लेके आया था गवर्नर, यही कॉन्सेप्ट को ब्रिटिश ने और बेटर कर दिया, जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। और यही आगे बढ़ते बढ़ते ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बना है। बाद में ब्रिटिश ने उस चीज़ को और आगे बढ़ा दिया है। बात समझे? तो यहाँ क्या क्या समझे हो कि इंटरनल पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत शामिल होता था। देखो क्या लिखा गया, देखो उस साइड में क्या लिखा गया। कार्नेटिक जब वार हुआ तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही अपना कैंडिडेट है सत्ता में बैठाने के लिए। जब वहाँ पे कोई नेचुरल हेयर नहीं है, ए बनेगा कि बी बनेगा, तो ए को सपोर्ट कोई और कर रहा है, बी को और कोई सपोर्ट कर रहा है, इससे लड़ रहे थे एक दूसरे से। और रीजन क्या है? मॉनेटरी गेन होना चाहिए, कमर्शियल गेन होना चाहिए और टेरिटोरियल गेन होना चाहिए, दोनों को। समझ गए ना? तो ये है इन्वॉल्विंग इन लोकल पॉलिटिक्स, ये भी एक टैक्टिक्स था इन लोग का। देखो जैसे कि साइड में लिखा गया है कि ट्रूप्स को लैंड करवा देना, ये जो कॉन्सेप्ट है डुप्लेक्स लेके आया था इस पॉलिसी को। जहाँ पे देखो उसने नेटिव रूलर्स को दे दिया। अब नेटिव रूलर्स को इसलिए दिया कि कोई भी आपको अटैक करेगा तो आप हमारे ट्रूप से वो कर देना, और हम आपको दे रहे, बस आप मेंटेनेंस कॉस्ट दे दो। मैं आस्ते आस्ते जान रहे हो ना क्या होगा इसका? आस्ते आस्ते ये जहर है स्टूडेंट। और जब तुम लोग पढ़ोगे एंग्लो मराठा वार तो तुमको समझ में आएगा कि ब्रिटिश ने भी यही चाल चला। जब ट्रूप्स आपके स्टेट में हम दे दिए और मान लो कि झगड़ा तुम्हारे और मेरे बीच में हो गया और हम तुमको ट्रूप्स दिए हैं, कैसे जीत पाओगे तुम हमसे? हम ट्रूप्स को बोल देंगे मारो पकड़ के उसको, बात ही खत्म हो गया वहाँ पर। ये तो बहुत वीकनेस चीज़ है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ट्रूप्स को। मत देखो क्या हुआ, समझे? ट्रूप्स दिया जा रहा था। लेटर देखो वही बोले कि इंग्लिश ने अडॉप्ट किया इसी सिस्टम को, लैंडिंग द ट्रूप्स, ये वाला सिस्टम को सब्सिडी अलायंस के रूप में बना दिया उसने। ये पॉलिसी ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट बोथ इंग्लिश एंड इंडियंस। बताओ ये क्या था तुम्हारा? पूरा इंग्लिश को लेके भी खफा और इंडियंस को लेके भी खफा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल अपना टेरिटोरी को फैलाना है। अब देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था कि कॉमर्शियल भी ज़्यादा ध्यान नहीं था इसको, खाली लैंड को हथियाने का बुद्धि था इसको। ब्रिटिश अलग है, ब्रिटिश का दोनों का ध्यान है, और ब्रिटिश इंतजार करता था। देख रहे हो ना, ब्रिटिश ने इंतजार किया तभी तो पूरा कंट्री को गुलाम बनाया उसने। मगर फ्रेंच ऐसा नहीं है। फ्रेंच कॉमर्शियली ध्यान देने से ज़्यादा वो टेरिटोरियल ध्यान दे रहा था। तो टेरिटोरियल कैसे तुम कर पाओगे? जब तक तुम्हारा पैसा कमाई नहीं होगा तब तक तुम कैसे लैंड को कर पाओगे, अपने हाथ में ले पाओगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलो अब यहाँ पे समझो डुप्लेक्स। डुप्लेक्स कौन है? इसने क्या किया है? तो डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अपना गवर्नर होता है ना, जैसे हम इससे पहले बहुत सारा बताए ना तुम लोग को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अपना अलग अलग गवर्नर था, जो तीनों प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर था। तो डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर है, बहुत ही एम्बिशियस एडमिनिस्ट्रेटर है वो, यानी कि वो लड़के भी लेगा तुम्हारा। बहुत ही ग्रेट विजन, डिप्लोमेट है, लीडर है, ब्रॉड विजन है कि कैसे टेरिटोरियल को कंट्रोल किया जाए। और डुप्लेक्सी वो पहला शख्सियत है जिसने ये कॉन्सेप्ट लाया है प्रैक्टिस ऑफ लैंडिंग ट्रूप्स, कि जो आपके आसपास वाले जो राज्य होंगे, स्टेट होंगे, नेटिव स्टेट हो गए, वही इंडियन स्टेट होगा, उसको ये ट्रूप्स दे देगा। और वही बाद में जाके, जानते हो विद्यार्थी लोग, वही बाद में जाके ब्रिटिश ने क्या बना दिया कॉन्सेप्ट? सब्सिडी अलायंस का। और डुप्लेक्स ने सबसे पहले जो ट्रूप्स को लैंड किया था वो कहाँ पे किया था? स्टेट ऑफ हैदराबाद। बिल्कुल, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यही यूपीएससी का सवाल था कि डुप्लेक्स ने सबसे फर्स्ट किसको ट्रूप्स दिया था? वो हैदराबाद है। और कैसे दिया था तो इस मॉडल में समझ जाओगे तुम लोग। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों चाहता था कि डुप्लेक्स फ्रेंच एम्पायर बढ़ाया जाए? जाहिर सी बात था। देखो यहाँ पे पौंडीचेरी, जहाँ पे इसका मेन सेटलमेंट था, वहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था ये। मराठा जब राइज हो रहे तो बार बार नीचे अटैक होगा। जानते हो मराठा का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तुम्हारा मैसूर के साथ भी हुआ है, और मैसूर का मतलब नीचे वाला एरिया है वो। जब मराठा का राइज हो रहा तो बार बार कांस्टेंट अटैक कर रहा है। फेमिन, वो जगह में सूखा पड़ गया, वो जगह लैंड कल्टिवेबल लैंड नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का शॉर्टेज हो गया। तो वो चाहेगा कि हम सेटलमेंट बढ़ाएं ताकि हमारा ट्रेड भी बढ़े और ये जो मराठा इन्वेजन है उसे हम दूर रहे। याद करो स्टूडेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही रीजन था कि सूरत से वो मुंबई की तरफ आया, क्योंकि बार बार मराठा राइज होगा, बार बार उसको नॉक कर रहा था। समझे? और दूसरी बात ये है विद्यार्थी लोग कि फ्रांस का जो गवर्नमेंट है, जो फ्रांस में बैठा हुआ है, लुइस 14, जानते हैं स्थिति वहाँ बहुत खराब होने वाला है आने वाले समय में।
समझ रहे हो ना, वहाँ रेगुलेशन से वहाँ का स्थिति ठीक नहीं है, तो ड्रास्टिक, यानी कि वहाँ जो पैसा मिलता था इंडिया में फ्रांस गवर्नमेंट, वो भी कट गया, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ मतलब अमेरिका की तरफ है। क्योंकि जानते हो कि अमेरिका भी मिल चुका है, और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा राइवलरी हो रहा है तुम्हारा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और ये कनाडा देखते हो आज के डेट में तुम लोग, कनाडा पता है ना फ्रेंच कॉलोनी रहा है कभी, और यूएसए देखते हो ना, यूएसए तुम्हारा ब्रिटिश का कॉलोनी रहा है, 13 कॉलोनीज जो बोलते हैं। तो वहाँ जब राइवलरी चल रहा है तो पैसा सब खर्च वहाँ पे करता था। तो इंडिया में तुम्हारा पैसा कम आ रहा है, जब इंडिया में पैसा कम है तो डुप्लेक्स को हाथ पैर मारना पड़ेगा ना पैसा के लिए, ताकि वो अपना सेटलमेंट कर सके, अपना जो दिनचर्या है, जो पैसा का जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके। तो वही वहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर कट हो रहा था इंडिया की तरफ, क्योंकि जो फ्रेंच कॉलोनीज है अमेरिका में, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान था फ्रेंच गवर्नमेंट का। होप सो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आगे देखो, हाँ, तो इतना बड़ा ग्रेट एम्बिशियस, एम्बेसडर वाला आदमी, इतना बड़ा डिप्लोमेट, इतना बड़ा लीडर जो ब्रॉड विजन रखता है, वो फेल कैसे कर गया? सवाल ये है, डुप्लेक्स फेल कर गया इस चीज़ में। तो रीज़न देखो, डुप्लेक्स का अपना पर्सनल रीजन देखो, ये बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक आदमी था, हम ये कर लेंगे, हम ये, मतलब होता है ना आदमी खाली सोच रहा है बैठ के, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, इसी को बोलते हैं ओवर संजाइन टेम्परामेंट था इसका, खाली सोचते रहता था बैठ के फालतू का, समझे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। और ये आदमी मैन ऑफ एक्शन नहीं था ये, जैसे हमने पिछले बार भी कहा है तुम लोग को कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी गवर्नर रहे वो फ्रंट से लीड किया है पकड़ के, आगे से। कैप्टन बेस्ट, उसको देख के खुश हो गया था ना जहांगीर, ये आदमी ऐसा नहीं था, खाली भाषण देता था खाली, ये कभी भी आर्मी को फ्रंट से लीड नहीं किया, ये प्रॉब्लम। जैसे क्लाइव हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, लॉरेंस हो गया, सब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो लोग फ्रंट से लीड। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने बोला था ना कि बिना परमिशन लिए ये बैटल ऑफ प्लासी कर दिया वो, अब बाद में तो खूब इज्जत हुआ क्योंकि जीत गया, वो अलग बात है। तो इस तरह का नहीं था, खाली भाषण, और आर्मी को लीड नहीं करता था, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, किसी का सुनता ही नहीं था ये, इसलिए खुद अपने आदमी से झगड़ जाता था ये, जो इसको सजेशन देने के लिए आएगा, समझ रहे हो ना, उसी का हालत खराब। और दूसरी बात है, देखो ये आदमी भी करप्शन में, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व था, समझे, ये अपना ही पर्सनल फॉर्चून को बढ़ा था, अपना ही रईस बन रहा था, प्राइवेट ट्रेड में वही करप्शन कर रहा था, समझे। कार्नेटिक वार, आप देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर डुप्लेक्स कार्नेटिक वार के अंदर घुसा। कार्नेटिक वार वही जहाँ पे सक्सेसर, जो नेचुरल सक्सेसर नहीं थे, तो ये लोग दौड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी और दोनों, तो ये ज़्यादा, एक फर्स्ट वार हुआ तो उसमें तो जीत गया, तो डुप्लेक्स का खुद बड़ा ही हुआ कि डुप्लेक्स जीत गया, डुप्लेक्स जीत गया, डुप्लेक्स खूब कॉन्फिडेंस में आ गया, दूसरा हार गया। जब ये हारा है तो फ्रेंच गवर्नमेंट का भी दिमाग खराब हो, बोला डुप्लेक्स हो गया, आ जाओ, हो गया, उसको बुला लिया गया। तो अननेसेसरी लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से भी डुप्लेक्स ने बहुत पैसा डुबा दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, समझ रहे हो ना, ये चीज़ अननेसेसरी था। वो बाद में समझौता हुआ कि भाई ये सब चीज़ नहीं करते हैं, अभी समझोगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटेड, टैक्टिस एडॉप्टेड कंप्लीटेड, फ्रेंच सेटलमेंट था वो भी कंप्लीट हो गया है ना। अब देखते हैं हम लोग रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कारण था। तो इसमें बहुत सारा कारण तो तुमको पता भी चल गया। डुप्लेक्स ही एक गवर्नर था, चलो ठीक ठाक उसका विजन था, क्योंकि हम देखेंगे कि वो वार जीता भी है। बट डुप्लेक्स के बाद जो भी आए गवर्नर, जैसे एग्जाम्पल देखो, पोर्टुगीज़ के बाद जो लास्ट जो शख्सियत थे नुनहा दा कान्हा, ऐसे ही नाम है उनका, उसके बाद उस लेवल पे कोई गवर्नर नहीं आया वहाँ पे। यही कारण है कि पोर्टुगीज़ ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ कि डुप्लेक्स के बाद कोई मैन ऑफ वो नहीं आया, हम उसको मैन ऑफ एक्शन भी नहीं कह सकते, मगर फिर भी वो ठीक था क्योंकि वो वार जीता था। अब यहाँ पे देखो, द रीजन विद इन द कंपनी के अंदर का ही रीजन है जिसकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन हुआ है। नंबर 1 इंटरनल रीजन समझना है, इंटरनल वीकनेस समझना है तुम लोग को, गवर्नमेंट का टू मच इंटरफेरेंस समझना है, और कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो एक एक करके समझते हैं स्टूडेंट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो विजन नहीं था इन लोग के पास, जैसे डुप्लेक्स का भी देखे थे, विजन नहीं, क्लियर विजन ही नहीं था, समझे। दूसरी बात है, देखो जैसे कैप्टन कुक सब हुआ करते थे, हाँ, उस तरह का स्किल्ड सेलर ही नहीं था। इन लोग जो होता है ना नेविगेटर सब अच्छा होना चाहिए, पायलट सब होना चाहिए, उस तरह का नहीं थे। वेसल्स उतना अच्छा नहीं था इन लोग का, जहाज बढ़िया नहीं था इन लोग का। और देखो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानूंगा मैं, इसलिए क्योंकि इसका ध्यान ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपांसन में था, ना बल्कि कमर्शियल इंटरेस्ट में। देखो यहाँ पे ब्रिटिश अलग है, ब्रिटिश का ध्यान दोनों में है, ट्रेड और लैंड हथियाने में, कैप्चरिंग ऑफ लैंड दोनों में ही है उसको,
इसका ऐसा नहीं है, मतलब खाली हथियाने में इसका है, तो वो नहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि जब लैंड आप कैप्चर करने जा रहे हो तो बहुत पैसा लगता है वार सब में, फिर वार का पैसा कहाँ से आएगा, ट्रेड से ही आएगा ना, और ट्रेड में ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो फिर कहाँ से उसको स्पॉन्सर करोगे, ये प्रॉब्लम। तो इसलिए स्टूडेंट, दो ट्रेड एक्सपांड हुआ मगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इनकम, यानी कि जो खर्च था ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो कमाई हो रहा था इसका, तो कहाँ सस्टेन कर पाएगा ये कंपनी, कहाँ सस्टेन होगा, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीजन देखो, टू मच इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, है ना। अब कंपनी को उतना ऑटोनॉमी नहीं है, देखो अब तुम वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो, ऑटोनॉमी दिया गया था ना, हाँ बिल्कुल, काउंसिल मेजोरिटी वोट से ले सकता है, गवर्नर अपना कर सकता है, गवर्नर बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोल देगा, यही था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वहाँ उसमें आपका ऑटोनॉमी था, इंडिपेंडेंस था, डिसीजन आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे नहीं है, टू मच इंटरफेरेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। देखो अच्छा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा विद्यार्थी लोग, तुम लोग समझो, बिल्कुल इसको समझना है तो आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर समझो। देखो वो स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, वही कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर, हाँ, उसके बाद जानते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेगा गवर्नर्स को, और सबसे हेड है क्वीन है वहाँ पे लंदन में क्वीन है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। इंडिया में अलग अलग प्रेसिडेंसी में गवर्नर होगा, गवर्नर के नीचे काउंसिल होगा, इस तरह काम करेगा। अब इसमें सबसे बड़ा लूफॉल्स क्या है विद्यार्थी लोग, कि वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था उसमें सब मर्चेंट क्लास था ईस्ट इंडिया कंपनी में। देखो जो मर्चेंट क्लास होता है, जो बनिया क्लास होता है, उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है, क्योंकि वो बनिया है, वो मर्चेंट है, उसको पता है कि शुरू में घाटा होगा तो कोई बात नहीं है, बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि दे हैव लॉन्ग विजन। इसमें क्या दिक्कत है कि इसका जो कह सकते हो कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है, यानी कि जो शेयर होल्डर है, वो मर्चेंट क्लास का आदमी नहीं है, वो अरिस्टोक्रेट है, अरिस्टोक्रेट जो लैंडेड आदमी है, और वो पैसा स्पॉन्सर करा, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमोटर है वो मर्चेंट नहीं है, वो क्या है, एरिस्टोक्रेट्स, लैंडेड एरिस्टोक्रेट समझते, जिसका ज़मीन है। तो वो जो पैसा खर्च करता था, जो देता था कंपनी को चलाने के लिए, तो उसका विजन लॉन्ग टर्म नहीं था, उसका विजन शॉर्ट टर्म, कि हमको पैसा चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए, तो उसका रिस्क लेने का एबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा उसके पास। तो ऐसे कंपनी थोड़ी चलता है, कभी आप दुकान खोलते हो तो कभी आपको नुकसान होता है, फिर लॉन्ग रन में जाकर आपको बेनिफिट होता है। देखो वही चीज़ लिखा गया है कि अनलाइक अदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच शेयर होल्डर्स वेर मोस्टली नोबल्स लोग हैं, नोबल समझ रहे, वही लैंडेड लोग सब हैं, मर्चेंट नहीं है। इसलिए इन लोगों का शॉर्ट टर्म विजन था कि शॉर्ट टर्म हमको जल्दी जल्दी पैसा मिलते रहे, इस तरह का विजन रखता था ये। दूसरी बात देखो, दूसरा हाथ ये हो गया कि बताओ गवर्नर और गवर्नर के बीच में ही नहीं है, मतलब एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ला बॉर्डोनियास, ये फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशस का, जानते हो कि फ्रेंच का बहुत सारा कॉलोनी बना है, मॉरिशस भी है, माडागास्कर भी एक टाइम में फ्रेंच कॉलोनी था, माडागास्कर से हाथ धोना पड़ा क्योंकि चैनल ब्रिटिश ने तोड़ दिया था उसका, तो माडागास्कर तो हाथ से निकल गया। मॉरिशस लंबा समय तक फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा रहा है मॉरिशस। अब बच्चे लोग तुम लोग समझो, मॉरिशस के आसपास जो आइलैंड है अभी भी वो फ्रेंच का गुलाम है, जानते हो ना, रियूनियन आइलैंड सब अभी भी फ्रेंच के अंदर ही आता है वो। मॉरिशस लोकेशन जानते हो ना, इंडियन ओशन रीजन में है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखो कि जब ये गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर ला बॉर्डिनास, तो ये चाहते थे कि हम कंप्लीट गवर्निंग करें मॉरिशस में, मगर जो इंडिया में बैठा हुआ डुप्लेक्स था वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझता था, तो वो आदेश देता था इसको, तुम मत करो, मेरा आदेश पालन करो, हम इंडिया में हैं, हम बड़ा गवर्नर है। तो जब ऐसा आपका जब कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाए तो फिर मुश्किल है कंपनी को चलाना, समझ रहे हो ना। और जबकि इंडिया में याद करो, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले 1773 आने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कहे, जितने भी गवर्नर सब इंडिपेंडेंट है। बाद में ना 1773 के एक्ट के बाद ना ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, इंटरफेयर किया, हाँ, तब जाके तुम्हारा जो गवर्नर है बंगाल का, उसको सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर बना दिया गया। उससे पहले तो सब इंडिपेंडेंट गवर्नर थे वहाँ पे। तो ये चीज़ मिसिंग था, कहाँ पे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। यू हैव टू कंपेयर एवरी टाइम विथ अदर एस्टैब्लिशमेंट। अब यहाँ पे समझो और देखो, अब बताओ, धुआं कहीं और लगा और आग कहीं पे और, यानी कि धुआं लग रहा है यूरोप में, धुआं लग रहा है तुम्हारा अमेरिका में, और उसका असर भारत में पड़ रहा है। बोले ना सक्सेशन वार, स्पेनिश का,
7 साल का तो तुम्हारा 7 ईयर्स का जो वार हुआ है, तुम्हारा जद्दोजहद हुआ है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, नॉर्थ अमेरिका में। स्पेनिश वार का, स्पेन में कौन रूल करेगा, उसका सक्सेशन, उसमें भी दोनों कन्फ्लिक्ट किया है, तो उसका असर इंडिया पे भी दिखेगा। देखो, वार फॉर कॉलोनाइजेशन, यूरोपियन वार्स एंड एंग्लो फ्रेंच वार, ये भी रीजन है जिसकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुआ है। तो पहले देखते हैं वार फॉर कॉलोनाइजेशन। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे बहुत सुंदर दिया गया है, कंपनी वॉज इंटेंगल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ माडागास्कर इन अफ्रीका। ये चाहता था कि माडागास्कर को हम क्या करें, कैप्चर करें, ताकि इंडिया और माडागास्कर के बीच में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारा स्ट्रांग रहे। ऐसा हो नहीं सका। मीनवाइल देखो, माडागास्कर जो भी आया था वहाँ से निकल गया, तो जो फॉरेन जो बिजनेसेस थे सब हाथ से निकल जाएगा। इसका बात समझ में आ रहा है ना, कि जो कॉलोनाइजेशन बनाने का जो होड़ है, ये होड़ कई बार बर्बाद कर देता है। बिना सोचे समझे आप चले गए माडागास्कर, वहाँ पे आप उसको कंट्रोल करना चाहे, बट आपके हाथ में कुछ नहीं मिला, कितना पैसा आपका बर्बाद हो गया। तो कॉलोनी बनाने का जो तरीका है वो भी तरीका गलत था इन लोग का, समझ रहे हो ना। हाँ, ये वाला चीज़ दिखा गया ना, विच वॉज फेल्ड एडवेंचर टू सिक्योर सी लाइन्स टू इंडिया एंड मीनवाइल इट लॉस द सब्सटेंशियल शेयर टू फॉरेन बिजनेसेस। समझ गए, लॉस कर गया वो। दूसरा देखो, यूरोपियन वार्स। देखो बहुत सारा वार चला है ग्रेट ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्री के बीच में, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जितना भी फ्रांस जो माडागास्कर, मॉरिशियस, दुनिया भर का जो एरिया में ऑक्यूपाई करके कॉलोनी बनाया था, वहाँ से चला गया। कहोगे सर कैसे चला गया? अरे जान रहे हो ना, फ़ायदा हो जाता है उसका। वार इधर हो रहा है तो इसका असर इधर पड़ेगा। और जानबूझ के मान लो कि ब्रिटिश बहुत बेटर काम कर रहा है यूरोप में, तो बोलेगा जहाँ जहाँ कॉलोनी है, जहाँ जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच साथ तो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सेटलमेंट साथ में है, तो बोलेगा जाओ उसको अटैक करो, फिर उधर से रिटेलिएट करेगा, हम देख लेंगे बढ़िया उससे। यही तो हुआ है कि बाहर के वार की वजह से इधर असर पड़ा है, समझे। और एंग्लो फ्रेंच वार तो देख ही लो ना, सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ। सेकेंड कार्नेटिक वार में डुप्लेक्स हार गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया है, तो डुप्लेक्स को बुला लिया गया, आ जाओ। उसके बाद जो सक्सेसर आया डुप्लेक्स का, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी गवर्नर आए वो उतना एम्बिशियस नहीं थे, उतने विजनरी नहीं थे। अंतिम में जो बैटल ऑफ वांडीवास हुआ है, जिसके बारे में समझोगे थोड़ी देर में, 1760 में, वो एक मैसेज है फ्रेंच के लिए कि हो गया बाबू, जितना करना था तुम कर लिया, आप निकलो यहाँ से। बात समझे ना। तो फाइनल ब्लो है, डेथ ब्लो है फ्रेंच पावर के लिए। तो देखो यहाँ पे स्थिति बहुत खराब, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग खत्म होने कगार पे है, खत्म हो ही गया। फिर से कोशिश किया गया 1785 में इसको रिवाइव किया जाए, स्टेप्स लिए गए। और देखो बट देखो उस समय का स्थिति क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है 1789। स्टूडेंट, जब इतना बड़ा वर्ल्ड का इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, जानते हो ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट वहीं से आया। जब इतना बड़ा इवेंट हो गया तो खाक फोकस करेगा इंडिया में ये लोग। वहाँ खुद तुम्हारा लुईस 16 को गिलोटिन करवा दिया कि नहीं करवा दिया? लुईस 16 हो गया, उसकी बीबी हो गया, दोनों को मार दिया पकड़ के वहाँ पे। जानते हो कि उस समय जो रोबस्पियर का जो आतंक था, रेन ऑफ टेरर, फ्रांस तो आग के मुंह में गया है उस समय, पूरा स्थिति था। रोबस्पियर का समय खत्म हुआ, रेन ऑफ टेरर का, तो उसके बाद नेपोलियन का उदय हुआ। और नेपोलियन भी क्या बोला और क्या किया वो भी जानते हैं हम लोग। फिर बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, फिर मेटरनिक सिस्टम हुआ। अब फ्रांस जो मेडिवल हिस्ट्री में था, फिर उसको पटक के वहीं पर रख दिया गया। तो फ्रांस के साथ तो अब बात फाइनली जाकर फ्रांस 1848 में आज़ाद होता है। तो लंबा, इसलिए कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक घटना नहीं है, एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। आ रहा है समझ में? जब इतना कुछ हुआ फ्रांस में, इसका असर भारत में पड़ेगा स्टूडेंट। तो फ्रांस रिबिल्ड अ न्यू एम्पायर मोस्टली आफ्टर 1850, 1850 में जब फ्रांस बन गया एक कंट्री, तब जाके फिर से वो ध्यान दिया है। और तब तक तो इंडिया को पूरा कंट्रोल कर लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि इंग्लैंड ने। तो उसके बाद जो भी बना है कॉलोनीज, वो अफ्रीका में बना है, इंडो चाइना में बना है और साउथ पैसिफिक में बना है, क्योंकि तब तक हाथ से निकल गया था सब चीज़। आया समझ में? तो इंडिया छोड़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारा घटना हो रहा है। इनफैक्ट मदरलैंड जो फ्रांस में, वहीं पे बहुत सारा घटना हो रहा है। हाँ, आगे देखो तो क्या क्या अभी तक किए हम लोग। इस्टाब्लिशमेंट कंप्लीट, टैक्टिस कंप्लीट, फ्रेंच सेटलमेंट कंप्लीट, और रीजन फॉर द डिक्लाइन ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में अंतर क्या था और कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेटर है।
एज कम्पेयर टू काउंटर पार्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोनों देखो बहुत अच्छा कंपेरिजन किया गया है। पहले देखेंगे नेचर ऑफ कंपनी, फिर इकोनॉमी देखेंगे, फिर एसेस टू रिसोर्सेज देखेंगे, फिर सेटलमेंट देखेंगे, फिर लीडरशिप देखेंगे और उसके बाद नेवल कैपेबिलिटी देखने वाले हैं। तो इस पैरामीटर पे दोनों कंपैरिजन किया जाएगा। तो देखो पहले समझते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, प्राइवेट इन कैरेक्टर, यानी कि ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी है उसको चलाने का। देख रहे हो गवर्नर इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, सही बात है ना। उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सरकार का उसको इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और इंटरफेयर कर भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बताओ पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करके रख रहा है और गवर्नमेंट खुद करप्शन से परेशान है, तभी तो वहाँ पर उतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 करप्शन से प्रभावित था ये सब। अब क्वीन का क्या दबदबा था लुइस 16 के टाइम में, वो सबको पता है। क्वीन ही डिसीजन लेती थी लुइस 16 के टाइम में, तभी तो ये इतना हासिल हुआ, बुरा हालत हुआ। तो करप्शन से खुद प्रभावित है सरकार, और वो और इनस्टेबल है सरकार, क्योंकि वहाँ पे बगावत हो रहा है फ्रांस में। नंबर 2 देखो इकोनॉमी, देखो कॉमर्शियली सुपेरियर है, क्योंकि देखो इकोनॉमी बेटर होगा ही होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसका दोनों तरफ ध्यान है, इसका कॉमर्शियली भी ध्यान है और टेरिटोरियल भी ध्यान है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मगर उधर देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका ध्यान ज़्यादा टेरिटोरियल में है, जमीन हथियाने में है, कॉमर्शियली ज़्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे निकल जाएगा। एंड तीसरा देखो इसका असर तुमको थर्ड पैरामीटर पड़ेगा, एसेस टू रिसोर्स। जब आपका ट्रेड इतना बड़ा हो, जब आपका इतना बड़ा सेटलमेंट हो, तो आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा होगा। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा बेटर वार कर सकते हो, आर्म्स होगा, ट्रूप्स होगा, दुनिया भर का चीज़ होगा आपके पास। तो इंग्लिश देखो आराम से फूड और मनी मिल जाता था बंगाल से, आदमी यूरोप से लेके आ गया, वो आराम से उसका सेटलमेंट, नॉर्दर्न सेटलमेंट, लंबा सेटलमेंट था, सब चीज़ उसके लिए फेवरेबल है। बट यू जस्ट सी द फ्रेंच को कुछ नहीं मिल रहा था, सब उसको कॉलोनी से, जहाँ जहाँ कॉलोनी से वहाँ से वो पैसा लेके आता था, वो भी सफिशिएंट नहीं था उसके लिए। और एक तो दूसरा प्रॉब्लम कि जो मदरलैंड फ्रांस में, वहाँ पे एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो कहाँ से मुकाबला कर पाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये। आगे देखो सेटलमेंट, देखो अब देखो सेटलमेंट प्रेसिडेंसी था जी इसके अंदर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और वो सब हब है, कॉमर्स के लिए हब है ना, ट्रेड के लिए हब है। पौडीचेरी कितना हब बना जरा बताना हमको, पौडीचेरी अभी भी हब नहीं है। और जो ब्रिटिश ने 3 जो जगह नियुक्त किया वो अभी भी हब है। देखो सुपेरियर सेटलमेंट है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हाँ, जबकि और पौडीचेरी को क्या है, फ्रेंच को क्या है, पौडीचेरी। और पौडीचेरी भी हम जानते हैं कि वही प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे फेमिन आ गया, वहाँ पे मराठा का इन्वेजन हो गया। तो इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सेटलमेंट स्ट्रांग नहीं हो पाया स्टूडेंट, समझे। एंड फ्रेंच इकोनॉमी सॉ मोर ट्रेड प्रॉफिट फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ देन इंडिया। बताओ वेस्ट इंडीज से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ये हालत है। लीडरशिप देखो, लीडरशिप में समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जो नेतृत्व किया गया है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया है, लॉरेंस के द्वारा किया गया है, सर आयरकूट के द्वारा किया गया है। इसका अभी देखोगे, सर आयरकूट के बारे में जानोगे भी इस क्लास में। वहाँ पे क्या है, एक केवल डुप्लेक्सी था जो किया है। उसके बाद जितने भी देखो, उसके बाद लेली आए, बाद में लेली बाद में आए, इसके जस्ट नेक्स्ट नहीं है, बाद में लेली भी आए थे, वो उसके अंदर भी वो नहीं था, डुप्लेक्स जैसा नहीं था। एक मिला जुला के डुप्लेक्सी सही था, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो जीता था उसने, समझे ना। तो डुप्लेक्स के बाद कहाँ कोई गवर्नर बना उस लेवल पे, सवाल ये है। एंड नेवल कैपेबिलिटी, बाबू मैंने शुरू में ही बोला है, ब्रिटिश का कोई मुकाबला नहीं है नेवल सुप्रीमेसी में। देखो नेवल सुप्रीमेसी, नेवल बेसिस इन ओशन। देखो अब इतना कंट्रोल था, याद करो पोर्टुगीज का कितना भयानक कंट्रोल था। हाँ बताए थे ना, टैक्स लेता, ब्लू वाटर पॉलिसी पहला वाला, फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये इसका फुल कंट्रोल है। इसका फुल कंट्रोल है तो क्या करेगा, ये जो चैनल है उसको ब्रेक कर देगा। जितना भी इंडिया में पोजीशन हुआ है फ्रांस का, और जो फ्रांस जो मेन लैंड कंट्री है उसके बीच में जितना भी है सबको ब्लॉक कर देगा ये पकड़ के, क्योंकि इसका नेवल सुप्रीमेसी स्ट्रांग है। उधर देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है, साफ लिखा गया कि इंग्लिश नेवी के सामने में इसका कुछ नहीं है, बहुत आगे, बहुत आगे, कंपेयर भी नहीं कर सकते, उतना आगे। वो तो समय के साथ और आगे निकल गए, तब नहीं इतना कॉलोनी बनाया पूरा दुनिया में। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, यही सब कारण है जिसकी वजह से इंग्लिश लगातार स्ट्रांग बनते चला गया, और जो फ्रेंच है वो लगातार वीक बनते चला गया। और जो कार्नेटिक वार है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है फ्रेंच रूल का, कि हो गया बाबू ख़त्म, बैटल ऑफ बॉन्डिवास हो चुका है 1760 में, जाओ यहाँ से निकलो, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि फ्रेंच अब कुछ नहीं है।
इंग्लिश के सामने कुछ नहीं है, सेटबैक है उसके लिए। समझ गए ना? आगे देखो, तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, नीचे देखो एंग्लो फ्रेंच वार। आखिर ये जो तुम लोग देख रहे हो कि ये जो दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई नया नहीं है, ये बहुत पुराना लड़ाई है। इंडिया में तो केवल उसका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, लड़ाई तो बहुत पहले से चल रहा है दोनों के बीच में। और जब दोनों के बीच में दुश्मनी रहेगा तो जहाँ जहाँ कॉलोनी है और जहाँ जहाँ दोनों का प्रेजेंस है उस कॉलोनी में, वहाँ पे भी दिखेगा वो चीज़। तो देखो यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में तो युद्ध तो बहुत लंबा 100 साल का राइवलरी रहा है दोनों के बीच में, पहले चल रहा है। देखो दोनों का एम्बिशन था कि हम टेरिटरी को हथियाए, तो दोनों कंपटीशन में आ जाएगा तो भाई एक दूसरे से वो लड़ेगा ही। नंबर 2, सेकंड क्या है कि दोनों ही गया था नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, और वहाँ पे भी जद्दोजहद चल रहा है। इनफैक्ट जानकारी तो तुमको होगा ही, जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो अमेरिकन लोग फ्रेंच के हेल्प से इंग्लिश लोग को भगाए, खदेड़े वहाँ से। तो फ्रांस तो है, जहाँ जहाँ इंग्लिश है वहाँ फ्रेंच है बड़ा बड़ा एरिया में। तो देखो वही बोल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए दोनों दौड़ा था। एंड ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन वो भी जानते हैं हम लोग। अब ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन मतलब क्या क्या, ऑस्ट्रिया देखो बच्चे लोग, अभी ना तुम लोग को ऑस्ट्रिया छोटा दिखता है, अभी बहुत छोटा दिखता है। जर्मनी के बगल में ऑस्ट्रिया कंट्री है, बहुत छोटा दिखेगा तुमको, जिसका कैपिटल वेना है। वेना सुनते हो ना, बहुत सारा आता है। ऑस्ट्रिया एक टाइम में बहुत बड़ा कंट्री था, उसमें हैंसबर्ग एम्पायर थे, बहुत बड़ा एम्पायर थे, वो तकदीर तय करता था पूरा यूरोप का, समझे। तो वहाँ पे भी सेम, जो स्पेनिश वार ऑफ सक्सेशन हुआ ना, कि स्पेन में जब जो राजा मरे तो कौन होगा, क्योंकि उसका नेचुरल हेयर नहीं था कि कौन सत्ता पे आएगा, तो उस समय ये दोनों पावर दौड़ते हुए आया ना कैंडिडेट लेके। सिमिलरली तुम्हारा जब ऑस्ट्रिया का सक्सेशन हुआ तो उसमें भी दोनों कन्फ्लिक्ट में थे। तो यानी कि देख रहे हो ना, यूरोप अमेरिका, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी गतिविधि चल रहा है जिसकी वजह से हर वो कॉलोनी में असर पड़ेगा, और इंडिया भी एक्सेप्शनल नहीं है, इंडिया में भी उसका असर पड़ेगा। भारत में देखो तो यही लिखा गया, भारत क्या है, यही जो ट्रेडिशनल राइवलरी उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक्सटेंशन है। हो रहा है लड़ाई कहीं और पे, अधिक रहा कहीं पे, ये चीज़ है, समझे। कार्नेटिक देखो वही बैटल ग्राउंड बना है। कार्नेटिक में पता चल गया कि ये लोग लड़ क्यों रहा है। कार्नेटिक में 3 युद्ध हुआ, पहला युद्ध और तीसरा युद्ध है वो एक्सटर्नल रीजन है, बताओ, और जो सेकेंड रीजन है वो इंटरनल रीजन है, भारत का रीजन है। और उसमें ये पागल लोग, ये दोनों लोग बताओ, हैदराबाद में घुस गया, कर्नाटक में घुस गया ये लोग। बाद में ये लोग को रियलाइज़ हुआ कि लोकल पॉलिटिक्स में इस तरह शामिल नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। उसके बाद संधि हुआ दोनों के बीच में कि अब लोकल पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे हम लोग। तो बात समझ रहे हो, 3 जो कार्नेटिक वार हुआ है और लास्ट वार, उसी को बैटल ऑफ वांडीवास कहते हैं। तो 3 वार में जो पहला वार और जो तीसरा वार था वो एक्सटर्नल रीजन के वजह से, वही जो एक्सटर्नल जो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका में जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, उसका तार जुड़ा हुआ है भारत में। और जो सेकेंड वार हुआ है कार्नेटिक का, वो प्योरली इंडियन रीजन के वजह से हुआ, प्योरली इनसाइड रीजन के वजह से हुआ है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि राइवलरी जो हुए, 3 बैटल जो हुए हैं कार्नेटिक में, फॉर ऑल डिसाइडेड हु वुड बी द मास्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इस 3 वार ने डिसाइड कर लिया कि आखिर भारत को कौन रूल करने वाला है, और उसमें ब्रिटिश आगे निकल गया। ये कार्नेटिक जो शब्द बार बार जो सुन रहे हो, ये ब्रिटिश का दिया हुआ चीज़ है। तो ब्रिटिश ने जो कोरोमंडल कोस्ट, देखो वहाँ मैप में देखो, तो कोरोमंडल कोस्ट पहले जानते हो ना, कोरोमंडल कोस्ट और उसका जो हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब क्या होता है, जो गाँव वाला इलाका है, वो सबको जोड़ के एक टर्मिनोलॉजी दिया इंग्लिश ने, डैट इज़ कार्नेटिक। तो बार कार्नेटिक बोला जाएगा वर्ड, तो वो कार्नेटिक और कुछ नहीं, कोरोमंडल कोस्ट ही है। समझ गए स्टूडेंट, कोरोमंडल जानते हो ना, बताए थे उस डच के टाइम में भी, कोरोमंडल, मालाबार, गुजरात और बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेटलमेंट। अब देखो बिल्कुल यही हम बोल रहे थे, 3 युद्ध हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट तुमको ये युद्ध समझना है कि क्या खिचड़ी पका है इस युद्ध में, है ना। फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार। फर्स्ट कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार वो एक्सटर्नल रीजन के वजह से हुआ, यूरोप और अमेरिका के वजह से, और जो सेकंड कार्नेटिक वार हुआ वो इंटरनल रीजन के वजह से हुआ है, समझे। तो देखो क्या लिखा गया है, कॉमर्शियल एंड मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड was the primary reason behind these wars. On Indian soils, both were fighting to establish their monopoly in trade and territorial gain also. समझ पा रहे हो ना। तो ये जो कमर्शियली हम सबसे पावरफुल है, मैरीटाइम कि हम लैंड को हम इस ओशन को अपनाएंगे,
सी लाइन ऑफ जो सी ऑफ लाइन्स है उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसके वजह से आमना सामना तो होना ही था इन लोग का। एंड बोथ वर फाइटिंग फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट एज वेल एज टेरिटोरियल गेन। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटना सब है। फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ? 4 साल के लिए हुआ, 1744 से लेकर 48 तक। ये डेट सब तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, ये डेट याद होना चाहिए। अब पहले बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड तो तुम लोग समझ ही रहे हो, यूरोप का बैकग्राउंड है। वार ऑस्ट्रियन सक्सेशन हो रहा है, वही ऑस्ट्रिया बताए थे तुम लोग को। ऑस्ट्रिया में जो रूलर है वो खत्म हो गया, कौन होगा सक्सेशन, उस चीज़ का युद्ध चल रहा है। दोनों दौर पड़ा उसमें, और उसका एक्सटेंशन तुमको इंडिया में भी दिखेगा। तो इंडिया में देखो दुश्मनी पहले से, देखो स्टूडेंट यहाँ देखो, दुश्मनी पहले से है। अब बस एक वो चाहिए, एक पिन पॉइंट चाहिए लड़ने के लिए, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में लेट से दुश्मनी पहले से है। हम तुमको पसंद नहीं करते, तुम भी हमको पसंद नहीं करते हो, बस एक वो चाहिए हमको, एक इशू चाहिए झगड़ने के लिए, होता है ना ऐसा। और ये इशू मिला है यहाँ पे। तो हुआ क्या देखो, ब्रिटेन के एक गवर्नर थे, ठीक है, इसने क्या किया कि फ्रेंच जो वेसल्स है, गाड़ी, उस पर अटैक कर दिया, समझे ना, नीचे साउथ में अटैक कर दिया फ्रेंच वेसल्स पे। वही फ्रेंच फ्लीट का मतलब क्या, वेसल्स पे, जहाज पे अटैक कर दिया। तो गुस्सा आया डुप्लेक्स को, दिमाग खराब हुआ उसका। उसने क्या किया कि जो फोर्ट सेंट डेविड जो मद्रास में है, वो रिटेलिएशन में वहाँ पे अटैक कर दिया। टिट फॉर टैट, इंग्लिशमैन ने क्या किया, जाके अटैक कर दिया तुम्हारा वहाँ पे फ्रेंच वेसल्स पे, जहाज वहाज तोड़ ताड़ दिया। तो गुस्से में आके क्या किया, जो मद्रास में जो सेटलमेंट था इसका, मद्रास में जो था इसका फोर्ट, उसको अटैक कर दिया फ्रेंच ने। तो उसके बाद ब्रिटेन दौड़ते हुए गया नवाब ऑफ कर्नाटक के पास, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नवाब ऑफ कर्नाटक के पास गया। अब नवाब ऑफ कर्नाटक सोचने लगा कि ये दोनों गधा लोग आया है, यूरोपियंस लोग हैं, और ये झगड़ा करेगा तो हमारा इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाएगा, और हम अपने राज्य में चाहते हैं कि शांति रहे। तो इसलिए ये झगड़ा नहीं करना चाहता था ये आदमी, नवाब ऑफ कर्नाटक, ये चाहता कि अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तो ये फ्रेंच को बोला कि भाई मद्रास जो लिया है ना, दे दो वापस इसको, दे दो, डुप्लेक्स को बोला। तो डुप्लेक्स ने कहा कि अभी नहीं, बाद में दे देंगे, तुमको दे देंगे, तुमको। वेट किया ये, और वेट किया कि ये प्रॉमिस तो किया है डुप्लेक्स कि हमको दे देगा। सब राजा लोग जानते हो ना, सब लोभी तो होता ही है जो बात। इंतजार किया, वो प्रॉमिस तोड़ दे दिया ही नहीं इसको, माथा खराब हुआ इसका, और ये अपना बड़ा सेना के साथ भेज दिया। बड़ा सेना बोला कि जाओ अटैक करो इसको, फ्रेंच वाला डुप्लेक्स भूल गया है हमारा प्रॉमिस। मगर इस बैटल में गजब हो गया, इतना सैनिक गया लड़ने के लिए, किसका, नवाब ऑफ कर्नाटक का, हार गया ये, हार गया। और यहाँ डुप्लेक्स ने दिखा दिया कि देखो कम सैनिक में भी हम जीत सकते हैं, और इंग्लिश बैकफुट पे चला गया, और खूब खुश डुप्लेक्स, लग रहा है डुप्लेक्स ही पूरा कंट्री को रूल करेगा। वो पावर आ गया उसके अंदर, समझ रहे हो ना, एक होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका युद्ध जीतने से। देखो यही हुआ बैटल ऑफ सेंट थोम, यानी कि उसको बैटल ऑफ अडियार भी कहेंगे। अडियार रिवर का नाम है स्टूडेंट, इसी रिवर के ऊपर तुम्हारा आर्कोट से बसा हुआ। आर्कोट का कैपिटल जानते हो, कर्नाटक का कैपिटल है आर्कोट, पहले बोले थे हम। ह्यूज आर्मी, नवाब का ह्यूज आर्मी था। फ्रेंच ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स हरा दिया इसको। अब बताओ अब क्या होगा, यहाँ पे समझो। तो वही चीज़ जो बोले हैं इस थ्योरी में लिखा गया है। देखो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अपोजिट साइड में थे जब वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था, और यूरोप में कब 1740 में ये चीज़ हुआ है। इसका देखो एक्सटेंशन तुम्हारा दोनों के बीच में है, एक्सटेंशन तुमको 1745 में दिखेगा। ये टाइम के साथ बताया गया है। क्या किया, नेवल अटैक हो गया फ्रेंच फ्लीट के ऊपर, किसने, ब्रिटेन ने किया। डुप्लेक्स ने डिफेंड किया, कैप्चर किया मद्रास को। उसका देखो इंग्लिश गया ना मांगने के लिए, नवाब कर्नाटक। अब देखो ये आदमी का नाम बहुत जरूरी है रखना याद तुम लोग को स्टूडेंट, ये आदमी का नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदमी अभी भी आएगा कर्नाटक वार में। अनवर्दीन खान, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि अभी देखोगे इसको मार दिया जाता है, ठीक है, ये मरता है अभी थोड़ी देर में, समझो अभी एक बैटल में ये खत्म हो जाएगा। तो इंग्लिश बोला, हेल्प लिया, बोला कि भाई हमको हेल्प करिए आप। नवाब बोला कि भाई रिटर्न कर दो यार मद्रास, क्या लिया फालतू का, शांति बनाओ यहाँ पे। डुप्लेक्स शुरू में बोला कि हम दे देंगे तुमको, बाद में नहीं दिया, प्रॉमिस नहीं रखा, ठीक है। तो उसके बाद जानते हो फाइट हुआ है, मगर डुप्लेक्स अब फेल टू, अपना शब्द नहीं रखा, आर्मी भेज दिया नवाब। उसके बाद गुस्से से नवाब ने ह्यूज आर्मी भेज दिया लड़ने के लिए,
कुछ नहीं हुआ, नवाब हार गया। यही ना बताए हैं, ये तुम्हारा थ्योरी है, थ्योरी में पढ़ लेना। क्योंकि थ्योरी में खास बात ये है कि इसमें डेट टाइम दिया गया है, टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट समझने के लिए, समझे। आगे देखो क्या हुआ इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हुआ बच्चे लोग, पता चल गया ना कि फ्रांस भी कुछ चीज़ है ना। तो ये हुआ, देखो इसलिए कहते हैं कि एक्सटर्नल रीजन है। अब वहाँ पे ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला चैपल, ये ट्रीटी का नाम है। अब कहोगे कि सर एक्सिस ला चैपल कहाँ से आ गया, तो एक्सिस ला चैपल एक जर्मनी का एक छोटा सा जगह का नाम है। वहाँ पे संधि हुआ दोनों के बीच में, और संधि में क्या आया कि ठीक है ब्रिटिश को हम लौटा देते हैं मद्रास, और जो क्यूबेक एरिया है कहाँ का, कनाडा का, वो हमको दो, समझे। क्योंकि संघर्ष तो चल रहा है ना, अमेरिका में भी चल रहा है ना संघर्ष। तो वहाँ का एक प्रोविंस का नाम, जैसे मद्रास हो गया हमारा प्रोविंस का नाम भारत का, तो वहाँ पे क्यूबेक है कनाडा का, तो क्यूबेक मिल गया फ्रांस को और मद्रास मिल गया फिर से इंग्लिश को। तो ये समझौता हो गया पूरा अच्छे से। अब इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल डुप्लेक्स का जो बढ़ेगा अद्भुत, और सेकेंड कर्नाटिक वार में ये सब जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ेगा। यही नियम है, देखो समझ में आ गया ना, सब बता चुका हूँ फर्स्ट वाला चीज़। इसे पीस रिस्टोर किया गया। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करोगे इस युद्ध के बारे में, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में, जो 4 साल चला है 1744 से लेकर 48 तक। तो इसमें पता चलता है कि आर्मी का संख्या जरूरी नहीं है, आर्मी का डिसिप्लिन जरूरी है। इनफैक्ट छोटा आर्मी, कम आर्मी मेंबर्स के बदौलत भी बड़ा आर्मी को हराया जा सकता है, समझे। अब इस तरह जब नवाब ऑफ कर्नाटिक का हार हुआ है तो इससे एक कॉन्फिडेंस गया है फ्रेंच के अंदर कि यस मिलिट्री सुप्रीमेसी है हमारे पास, वी आर द बेस्ट एट द मिलिट्री, ठीक है। और इससे समझ में आया कि भाई जिसके पास नेवल सुप्रीमेसी है वो हुकूमत करेगा इस देश को। तो फटाफट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी तेज करेगा ना अपना नेवल सुप्रीमेसी को बढ़ाना, और ये और बढ़ाएगा, अपना बेटर करेगा। तो ये मैसेज गया, समझे। अब ये देखो बच्चे लोग, तो सेकेंड कर्नाटिक वार जो हुआ है वो प्योरली इंडियन रीजन से हुआ है, प्योरली इंटरनल रीजन से हुआ है। भारत में ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से दोनों कूद पड़ा फिर से। एक जो कूद पड़ा था तो बाहर के रीजन की वजह से, सेकेंड जो एक दूसरे से लड़ेगा वो इंटरनल रीजन की वजह से। अब देखो इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया विद्यार्थी लोग। तो यहाँ पहले इंटरनल रीजन देख लो, ठीक है। जैसे कि तुम लोग अब जान चुके हो ये चीज़ कि फर्स्ट कर्नाटिक वार में जीता है फ्रेंच, तो उसका जो गवर्नर है वो अपने पावर को और बढ़ाना चाहता है अब, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई पावरफुल है हम। तो वो अब अननेसेसरी तुम्हारा जो लोकल डायनेस्टी, यानी कि तुम्हारा जो आसपास का जो इंडियन किंगडम था उसमें जो घटना घट रहा था उसके अंदर ज़बरदस्ती घुस रहा था, ये ज़बरदस्ती घुस रहा है। अब जब सिविल वार हुआ, यानी कि जब रूलर जो आसपास के जो रूलर है, जैसे हैदराबाद हो गया और कर्नाटिक हो गया, कर्नाटिक कैपिटल क्या है, अर्कोट है, हैदराबाद। जब हैदराबाद में रूलर का डेथ हो गया तो ये अपना ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया, समझे। तो क्योंकि सिविल वार हो चुका था, अभी समझोगे थोड़ी देर में। और 1750s में 1750 के दशक में 2 सिविल वार हुए हैं दोनों प्रोविंसेस में, एक हैदराबाद में और एक कर्नाटिक में। कर्नाटिक कैपिटल क्या है, अर्कोट है। अब देखो, अब समझो बात को, समझो यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है यहाँ। पहले तो मैप देखो, हैदराबाद कहाँ पे है, कर्नाटिक कहाँ पे, दिख रहा है मैप में, वहाँ मैप देखो, यहाँ पे मैप देखो, मैप में सब अच्छे से क्लियर किया गया है। जब हैदराबाद में जो रूल कर रहा था, समझे, जो रूल कर रहा था वो जब मरा तो इंग्लिश ने सपोर्ट किया कि उसका बेटा बनेगा राजा, मगर फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया कि नहीं, बेटा नहीं बनेगा, ग्रैंडसन बनेगा। वो अपना आदमी नहीं दे सकता है, आदमी उसी का रहेगा, राजा का ही आदमी रहेगा। महाराजा का आदमी जानते हो, आखिर रॉयल ब्लड होना चाहिए, यही नियम था कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर पोता बनेगा राजा, वही खून होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। जब हैदराबाद में राजा मरा वहाँ का, तो इंग्लिश ने किसको सपोर्ट किया, उसके बेटे को सपोर्ट किया। मगर फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया, ग्रैंडसन को सपोर्ट किया। सिमिलरली जब कर्नाटिक में जब रूलर मरा तो इंग्लिश ने किसको सपोर्ट किया, सन को सपोर्ट किया। मगर फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया, सन इन लॉ को किया, दामाद को किया, कि दामाद भी तो रॉयल ब्लड है। हमने जाना है ना मीर जाफर और मीर कासिम का, जान रहे हो ना हिस्ट्री। तो अब ये नाम क्या है इस आदमी सब का, ये जरूरी, ये समझना बहुत ज़रूरी है तुम लोग के लिए। अब यहाँ पे समझो बहुत कुछ हुआ है इस युद्ध में। सबसे पहले हैदराबाद को देखते हैं, उसके बाद फिर कर्नाटिक को देखेंगे। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इधर देखोगे, इधर देखोगे मेरे सामने में, कर्नाटिक में एक रूलर था, अनवर्दी खान था ना, अभी
अनवर्दी खान, वो इम्पोर्टेंट आदमी है, उसको लेके चलो, उसको माइंड में करो। अनवर्दी खान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि देख रहे हो ना, एक तरफ हैदराबाद है, एक तरफ कर्नाटक है, तो ये युद्ध भले ही इंडिपेंडेंट हो, मगर ये युद्ध एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी चीज़ है, इनफैक्ट मराठा से जुड़ा हुआ भी चीज़ है ये। अब हुआ क्या, देखो, हैदराबाद को जो रूल कर रहा था उसका नाम था निज़ाम असफ जावान, ठीक है, ये रूल कर रहा था, ये आदमी का नाम है, रूलर है, रूलर। जब ये मरा तो सिविल वार शुरू हो गया। सिविल वार मतलब गृह युद्ध शुरू हो गया कि ये राजा बनेगा कि ये राजा बनेगा। जानते हो, राजा बनने के चक्कर में सिविल वार हो रहा है। तो हम जानते हैं कि सन को सपोर्ट करने वाला कौन था, इंग्लिश था। उस आदमी का नाम था नसीर जंग। कौन है, नसीर जंग है, बढ़िया सुनना, नसीर जंग है। और जो ग्रैंड सन है किसका, निजाम असफ जाग का, ग्रैंड सन का नाम क्या है, मुजफ्फर जंग है। ये नाम सब भूल जाओगे, इसलिए लिखो, इसको बार बार लिखो या बार बार समझने का प्रयास करो इसको। तो निजाम शाह जहाँ जब मरे तो सिविल वार हुआ। सन का नाम क्या है, नसीर जंग है, और ग्रैंड सन का नाम क्या है, मुजफ्फर जंग है। अब देखो हुआ क्या विद्यार्थी लोग, बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। फ्रेंच ने सपोर्ट किया ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग को, और इंग्लिश ने क्या, किसको सपोर्ट किया, नसीर जंग, जो कि सन है किसका, निजाम शाह असफ जावान का, ठीक है। अब क्या हुआ विद्यार्थी लोग, फ्रेंच ने क्या किया, देखो फ्रेंच ने बदमाशी किया है। उसका ग्रैंड सन को अपने हाथ में रख के, मुजफ्फर जंग को अपने हाथ में रख के क्या किया, नरसिंह जंग को मरवा दिया। समझ रहे हो ना, फर्स्ट लिखा गया ना, तो मुजफ्फर जंग ने नसीर जंग को मार दिया। तो कहने का मतलब सत्ता के लिए एक आदमी बचा, कुछ एक ही ने बचा। मैं इंग्लिश भी कम है क्या, इंग्लिश ने, समझे, इंग्लिश ने हेल्प लेके मुजफ्फर जंग को मरवा दिया। अब दोनों साफ हो गया ना कैंडिडेट। फाइनली देखो फाइनली क्या हुआ कि फ्रेंच ने देखो क्या किया, जब मुजफ्फर जंग मर गया, उसका जो कैंडिडेट था वो जब मर गया तो उसने क्या किया, तेजी से सलापत जंग को रख दिया। सलापत जंग उसका कोई होगा रिलेटिव, उसको रख दिया और पपेट रूलर बना दिया। इसके लिए सलापत जंग ने क्या बोला कि कोरोमंडल कोस्ट का 4 डिस्ट्रिक्ट हम तुमको दे रहे हैं। और यही वो समय है जहाँ पे डुप्लेक्स ने अपना ट्रूप्स को लैंड किया था, यही हैदराबाद है। ये इंसिडेंट बोले थे ना कि डुप्लेक्स फर्स्ट गवर्नर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसने अपना ट्रूप्स को दिया। तो वो कौन राजा था जिसने ट्रूप को एक्सेप्ट किया, तो वो और कोई नहीं, सलापत जंग है वो, समझे ना। सलापत जंग का कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था सत्ता में। इस तरह होता है स्टूडेंट। तो हैदराबाद में किसका प्रायोरिटी हुआ, हैदराबाद में किसका रूलर बना है, फ्रेंच का, डुप्लेक्स का। ब्रिटिश एक कदम पीछे हो गया, मगर कोई बात नहीं, ब्रिटिश सूद समेत कार्नेटिक मिलेगा, ये चीज़ समझ पा रहे हो ना। देखो अब देखो, अब डुप्लेक्स देखो, डुप्लेक्स का और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एक तो पहला जीत लिया युद्ध उसने, है ना, पहला जीत लिया, क्यूबेक मिल गया उसको कनाडा में। तो डुप्लेक्स बताओ, गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटोरी साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, जो कृष्णा रिवर बहती है ना नीचे, उसके नीचे जितना भी मुगल का टेरिटोरीज है, क्योंकि सब मुगल का ही गोतिया लोग है। हैदराबाद कहाँ से बना, मुगल से ही टूट के बना है, जानते हो, इंडिपेंडेंट। क्योंकि मुगल जो हैदराबाद को बनाया है जिसने, वो खुद एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे वहाँ पे मुगल एम्पायर में। मैं देखे कि वो मोहम्मद, वो जो रंगीला जो है, उस समय रंगीला का शासन चल रहा था मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर जानते हो ना कि बहादुर शाह जफर लास्ट एम्पायर रहे। 1707 में हम लोग इसका भी, फारूक सियार का भी देखे थे। तो उसके बाद एक बहुत ही रंगीला मिजाज का आदमी आया जिसका नाम मोहम्मद रंगीला। रंगीला वर्ड वहीं से लिया गया है। उसको कोई मतलब नहीं है राज शासन से, वो बैठेगा, नाच गाना देखेगा, दारू पिएगा, आराम से सोएगा, उसको कोई काम नहीं है। वो रंगीला का ही टाइम है। तो फेडअप हो गया वो आदमी, समझे, वो फेडअप हो गया, बोला कि छोड़ दो यार, हम जा रहे हैं हैदराबाद बना लेंगे हम, जो बात है, हम ऐसा राजा के साथ नहीं रहना चाहेंगे, और उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए मोहम्मद रंगीला अपना रंगीलापन के लिए जाना जाता है। और वो आके हैदराबाद बनाया। और हैदराबाद का आगे का आदमी जो है उसी का नाम निजाम असफ जावान है, समझे, आए का सक्सेसर जिसने बनाया था। आया समझ में तुम लोग को। अब देखो डुप्लेक्स, अब देखो डुप्लेक्स इसलिए गवर्नर बन गया, जितने ही मुगल टेरिटरीज कृष्णा रिवर से नीचे जितना भी सबका डुप्लेक्स हेड हो गया, बताओ। तो डुप्लेक्स का तो बहुत फायदा। फ्रेंच आर्मी अंडर बुसी वॉज स्टेशन इन हैदराबाद। तो जो कमांडर जनरल थे बुसी नाम है इनका, ठीक है, ये हैदराबाद में अपना ट्रूप सब रखती है, लैंडिंग द ट्रूप्स। इसलिए कहते हैं डुप्लेक्स फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर है जिसने इस तरह का कोशिश प्रयास किया, समझे ना।
हाँ, डुप्लेक्स फर्स्ट यूरोपियन है देखो जो इस तरह का चीज़ अपनाया है, जहाँ पे यदि प्रिंसेस एक क्वारल हो रहा है कि हम राजा बनेंगे, तो तीसरा पावर आके उसके अंदर समा गया, है ना, इंटरफेरेंस। हालांकि ये इंटरफेरेंस महंगा पड़ेगा डुप्लेक्स को, इतना महंगा पड़ेगा कि फ्रेंच गवर्नमेंट बोलेगा हो गया बाबू, बहुत कर लिया, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, बेचारा रोते हुए जाएगा इंडिया से। तो अननेसेसरी नहीं पढ़ना चाहिए, समझे। अच्छा, ये जान लिए ना कि सलापत जंग जब बना, सत्ता पे आया, तो उसने 4 डिस्ट्रिक्ट दिया कोरोमंडल कोस्ट का। वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो देखो यहाँ पे श्रीकाकुलम, कोंडापल्ली, राजामुंड्री और इल्लुरु, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। किसको मिल गया ये? डुप्लेक्स को मिल गया, फ्रेंच को मिल गया, फ्रेंच खूब खुश। और दूसरी बात है कि हैदराबाद में उसका ट्रूप्स, समझ रहे हो ना बात को। अब आगे देखो स्टूडेंट, आगे देखो, अब समझो कि आखिर देखो युद्ध तो हुआ, मस्ती में युद्ध हुआ है, सन और दूसरा ग्रैंड सन। फ्रेंच ने पहले किसने मारा? ग्रैंड सन ने सन को मार दिया, अपने ही पिताजी को कह सकते हो, मार दिया उसको पकड़ के, ठीक है ना, किसी के हेल्प से ही मारा होगा। तो हेल्प किससे लिया है, ये थ्योरी में बहुत अच्छा दिया गया है। देखो समझो, एक एक पॉइंट समझना है, ये सब तीनों वार बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। देखो हैदराबाद, आप समझो, इसमें हैदराबाद में जब निजाम असफ जावान मरे, तो उसके बाद सिविल वार शुरू हो गया थ्रोन के लिए। ऑन द अदर साइड, अभी थोड़ा देर में कार्नेटिक के बारे में भी समझने वाले हो, अभी समझ लो, कार्नेटिक का मैं अभी दिखा दूंगा। कार्नेटिक में क्या हुआ कि जो चंदा साहिब है, चंदा साहिब कार्नेटिक में, अब देखो कार्नेटिक में ये नवाब अनवर्दी खान तो है, चल रहे हैं, वो नवाब हैं। चंदा साहिब को रिलीज करने वाला और कोई नहीं, मराठा है। मराठा चंदा साहिब को पकड़ के रख दिया था जेल में। अब मराठा क्या किया, देखो बच्चे लोग, ये सब चंदा साहिब को रिलीज किया मराठा ने। अब मराठा ने रिलीज किया किसको? चंदा साहिब को। अब चंदा साहिब टॉप कंटेंडर है अपने पद के लिए, कार्नेटिक के लिए। अब ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचेगा। चंदा साहिब क्या करेगा, जो कार्नेटिक का जो रूलर है अनवर्दी खान, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचेगा। क्योंकि ये हैदराबाद का जो एपिसोड है और जो कर्नाटक का एपिसोड है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा नहीं है? नंबर 1 तो क्या क्या लिखा गया है देखो, समझो। यहाँ पे जो चंदा साहिब है, जो कि सन इन लॉ है, समझ रहे हो ना, बताए थे ना कि कर्नाटक में क्या हुआ, सन वर्सेस सन इन लॉ। हैदराबाद में क्या हुआ, सन वर्सेस ग्रैंड सन। तो जो चंदा साहिब है, सन इन लॉ, वो शुरू कर दिया नवाब अनवर्दी के अगेंस्ट वो कंस्पिरेसी रचने में। फ्रांस को लगा कि भाई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये चीज़, तो फ्रांस ने क्या किया, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग ग्रैंडसन को सपोर्ट किया और कार्नेटिक में चंदा साहिब को सपोर्ट किया। क्यों? अच्छा, क्यों सपोर्ट किया? अनवर्दी खान अटैक किया था वहाँ फ्रेंच के अगेंस्ट, तो काहे करेगा उसको फिर सपोर्ट। अभी देखें ना हम लोग, पहला जो बैटल हुआ कर्नाटक का, उसमें अनवर्दी खान को हराया है डुप्लेक्स ने। तो डू यू थिंक कि अनवर्दी खान को सपोर्ट करेगा डुप्लेक्स? नहीं करेगा। तो अनवर्दी खान के जो अपोजिशन में है चंदा साहिब, जिसको कौन रिलीज किया है? मराठास। ये पॉलिटिक्स बहुत पहले होता था, ये बहुत पॉलिटिक्स होता था कि जब थ्रोन खतरे में हो तो एक और अपोनेंट को रिलीज कर देता था ताकि और ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि पीपल को तो पता है, लोगों को पता है कि चंदा साहिब है, ये थ्रोन के लिए हकदार है, सन इन लॉ है वो। अब देखो क्या हुआ, फ्रांस को लगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फ्रांस एन अपॉर्चुनिटी, डुप्लेक्स सपोर्टेड निजाम ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग फॉर हैदराबाद एंड चंदा साहिब फॉर द कर्नाटक। इसलिए बच्चे लोग ट्रिपटाइट अंडरस्टैंडिंग हुआ, 3 लोगों का अंडरस्टैंडिंग हुआ, 3 स्टेक होल्डर का, एक फ्रेंच का, एक मुजफ्फर जंग का और एक चंदा साहिब का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोले ना कि हेल्प हुआ है, तो किसका किसका एक साथ कौन कौन आए? फ्रेंच आए, मुजफ्फर जंग आए। मुजफ्फर जंग कौन है स्टूडेंट? सन है कि ग्रैंड सन है? वो ग्रैंड सन, बिल्कुल ये याद होना चाहिए। तो फ्रेंच ग्रैंड सन ऑफ हैदराबाद, ठीक है, और प्लस जो सन इन लॉ है किसका? कर्नाटक का, चंदा साहिब, एक अलायंस बना। दूसरे अपोजिशन में देखो ब्रिटिश ने क्या किया, नसीर जंग को सहयोग किया, सन को, और मोहम्मद अली को किया। मोहम्मद अली कौन? क्योंकि अब जब ये मरेगा, अनवर्दी खान जो मरेगा, तो उसके बाद का सक्सेसर को ये सपोर्ट किया। कहो कि सर कैसे मरेगा? अरे चंदा साहिब जाकर मार देगा अनवर्दी खान को अपना रास्ता क्लियर करने के लिए, मगर फिर एक खड़ा हो जाएगा सक्सेसर, कौन? मोहम्मद अली, और उसको ब्रिटिश संरक्षण दे देगा। आ रहा है समझ में ये चीज़? तो कैसे? नहीं तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर अनवर्दी खान ना होना चाहिए वहाँ पे,
अब बाबू अनुवर्दी खान तक तो बात ही नहीं पहुंचा, मार दिया चंदा साहिब ने उसको, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को सपोर्ट करके, समझे। हैदराबाद में क्या, अब देखो हैदराबाद में क्या, फ्रेंच आर्मी अटैक कर दिया, नसीर जंग को मार दिया पकड़ के उसको। 10 सीट अपेड एट बोथ ब्रिटिश प्रोग्रेस वे डिफीटेड, यानी कि ब्रिटिश का जो भी था सब वो खत्म हो गया ना खत्म। कौन आया, डुप्लेक्स का ड्रीम पूरा ट्रू हो गया। हाउएवर फ्रेंच प्रोग्रेस मुजफ्फर जंग, वो उसको भी मार दिया पकड़ के। जब वो मार दिया तो बहुत तेज़ी से तुम्हारा सलापा जंग को रखा वो थ्रोन पे, सलापा जंग को रखा ना जी, वो भी तो मर ही गया, ग्रैंडसन भी तो मर ही गया, क्योंकि ब्रिटिश ने छोड़ा नहीं कि हमारा तुम कैंडिडेट को मारा था, हम तुमको भी मार देंगे, मारा। उसके बाद सलापत जंग को लाया गया। अब सलापत जंग क्या है, पपेट है, उसने स्वीकार कर लिया ब्लेंडिंग द ट्रूप्स को, और पहला निज़ाम बनाए जो इस तरह का स्वीकार किया, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट्स, वो दे दिया गया। अब अच्छे लोग बाद में यही डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के ब्रिटिश नॉर्दर्न सरकार बना लेगा। इसको हिंदी में, उन लोग को तो हिंदी बोलना आता नहीं था, तो नॉर्दर्न सरकार है ये, नॉर्थ का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, चारों डिस्ट्रिक्ट को नामोगे तो नॉर्दर्न सरकार है। उसी को इंग्लिश लोग बोलते थे नॉर्दर्न सरकार, CISIRCAR, देखो नॉर्दर्न सरकार। तो यही कोरोमंडल कोस्ट ऊपर वाला एरिया को जोड़ के उसने नॉर्दर्न सरकार बना लिया। समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्दर्न सरकार वाला चीज़ आगे भी आएगा, अभी लेक्चर में जब पढ़ाएंगे तो नॉर्दर्न सरकार कैसे बना, ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अच्छा हाँ, आगे देखो, अब यहाँ पे समझो। अब कर्नाटक, अब देखो कर्नाटक में क्या हुआ, देखो कर्नाटक में क्या हुआ, समझो बात को। देखो कर्नाटक में रूल कर रहा था ये आदमी, बहुत दिन से रूल कर रहा था, नवाब अनुवर्दी खान, सही बात है ना। तो कैसे ये मरा, तो ये देखो बाबू, ये जो बोल रहे थे तुम लोग को, ये बैटल ऑफ अंबुर में मरा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो ट्रिपल अलायंस था, किसका किसका, फ्रेंच का, मुजफ्फर जंग का और चंदा साहिब का, ये अलायंस ने क्या किया, नवाब अनुवर्दी खान को मार दिया। देखो हैदराबाद में ऐसा नहीं हुआ, हैदराबाद में नेचुरल डाई हुआ है, हैदराबाद में नेचुरल डाई हुआ, अनुवर्दी खान को मारा गया यहाँ पे ट्रिपल अलायंस फॉर्म करके। उसमें चंदा साहिब खुद है, चंदा साहिब प्रो एक्टिव था ना। और मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग जो कि फ्रेंच ने सपोर्ट किया था मुजफ्फर जंग को, हालांकि मुजफ्फर जंग मरा है बाद में, ब्रिटिश ने मार दिया, तभी तो सलापत जंग आए हैं उस पर। और तीसरा फ्रेंच। अब देखो जब नवाब अनुवर्दी खान को मार दिया तो फिर इसका सक्सेसर मोहम्मद अली, इसका जो बेटा है, और सन इन लॉ कौन है, चंदा साहिब है, जो कि मारा है उसको, जो कि खुद कॉन्स्पिरेसी किया है नवाब अनुवर्दी खान के अगेंस्ट। तो फ्रेंच किसको सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है चंदा साहिब पहले से सपोर्ट है उसको। और सन इन लॉ जो सन है मोहम्मद अली, उसको कौन सपोर्ट करेगा, इंग्लिश सपोर्ट करेगा, सही बात है ना, ये समझ पा रहे हो ना तुम लोग। अब देखो क्या हुआ, अब देखो इसको कहते हैं ट्रिक्स। जो युद्ध है ना बाबू, युद्ध बहुत तरीके से लड़ा जाता है। अब यहाँ पे ना रॉबर्ट क्लाइव जो है, अभी रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा भूमिका है यहाँ पे, समझ रहे हो। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने दिखाया अपना हुनर। ये युद्ध करके ही बैटल ऑफ प्लासी गया है करने के लिए। वो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1757 में। तो ये यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस किया है। अब देखो क्या किया इसने कि पहले तो देखो इंग्लिश आया, इसको मोहम्मद अली को सपोर्ट मिला, तो रिजल्ट क्या हुआ देखो कि आरकोट वॉज कैप्चर्ड इन 1751। आरकोट को, यानी कि जो कैपिटल है कर्नाटक को, क्या किया, उसको कैप्चर किया 1751 में, और मोहम्मद अली को नवाब बना दिया गया। और इसमें इंग्लिश पूरा डोमिनेंस कर गए, इंग्लिश डोमिनेंस हो गए। अब देखो ये चीज़ तुमको नीचे इसमें और अच्छी तरीके से दिखेगा कि कैसे इंग्लिश ने मोहम्मद अली को अपने सिंहासन में बैठाया, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं था। क्यों कहो, फ्रेंच पहला जीत चुका है, डुप्लेक्स बहुत पावरफुल है, तो फिर कैसे इंग्लिश ने मोहम्मद अली को बैठाया सिंहासन पे कर्नाटक में, सवाल ये है। तो बहुत चालाकी से बैठाया गया। देखो थ्योरी पढ़ो, कर्नाटक में शुरू में क्या हुआ कि 3 अलायंस बन के तुम्हारा नवाब अनुवर्दी खान को मार दिया बैटल ऑफ अंबुर में, ये हम जानते हैं हम लोग। अब वहाँ पे चंदा साहिब को रखा, और चंदा साहिब जानते हो, चंदा साहिब को मारा है पकड़ के, ये है ना, चंदा साहिब को मारा जी, मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को ही मार दिया इंग्लिश के सपोर्ट से। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंच ने चंदा साहिब को रखा, मगर इंग्लिश और मोहम्मद अली मिलकर चंदा साहिब को मार दिए। उसके बाद मोहम्मद अली को डर था। अब मोहम्मद अली, क्योंकि मोहम्मद अली को मारने के लिए फिर पहुंचेगा ना फ्रेंच लोग, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जाएगा मोहम्मद अली को मारने के लिए। तो मोहम्मद अली भाग के त्रिचुनोपल्ली, एक जगह का नाम है, वो इस साइड में ही, वो जगह पे जाके छुप गया वो। और
और इंग्लिश बोला था कि हम प्रोटेक्शन देंगे तुमको, डोंट वरी, जाओ तुम वहाँ पे छुपो। मगर इंग्लिश को डर है। आप इंग्लिश को क्या डर है कि फ्रेंच जाके ढूंढ लेगा उसको और मार देगा इसको, डर रहेगा ना। तो इसने दूसरा एक टैक्टिस अपनाया। देखो भाई चलो, ये दूसरा टैक्टिस अपना, इसने क्या किया स्टूडेंट, इसने क्या किया पता है, इसने बहुत कम आर्मी के साथ, बहुत कम ट्रूप्स के साथ आर्कुट में भेज दिया इंग्लिश ने, ताकि पूरा ध्यान फ्रेंच का उस तरफ रहे, आर्कुट की तरफ रहे, क्योंकि आर्कुट और त्रिनोचियोपल्ली ये दो अलग जगह है। तो कुछ रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी के साथ कुछ ट्रूप्स भेज दिया वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है, ये बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भेज दिया वहाँ पे ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो सके। जो भी त्रिचुरपल्ली में जो भी सोल्जर था उसको फ्रेंच ने रिमूव किया वहाँ से, ताकि आर्कुट में, क्योंकि आर्कुट में क्या हो गया कि अब आर्कुट में ये मैसेज गया कि देखो इंग्लिश ने अटैक कर दिया, तो चंदा साहब अभी मरा नहीं है, चंदा साहब अभी चंदा साहब मरने वाला है। तो अब एक मैसेज गया कि चंदा साहब दौड़ते हुए आर्कुट को बचाने के लिए गया है, बहुत कम सोल्जर। तो इसने पूरा बोला कि त्रिचुरपल्ली में बोला कि वहाँ से बोला कि वहाँ जो सेना है उसको निकालो वहाँ से। ऐसा होता है युद्ध के टाइम में, आपको सेना चाहिए, तो त्रिचुरपल्ली में जो सेना है वहाँ से निकाला गया। और जब ये आया, एक कंस्पिरेसी था ब्रिटिश का, वहाँ से सेना निकाला तो यहाँ कम हो गया ना, यहाँ पे ताजपोशी हो गया इसका, और वहाँ उसको मार दिया पकड़ के। तो इस तरह काम तमाम समझ में आ रहा है क्या हुआ है। तो लेटर देखो, वही इंग्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव एक सरप्राइज अटैक किया, देखो लिखा गया है ना, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो सके, ताकि त्रिचुरपल्ली में ध्यान ज़्यादा ना जा सके, समझे, ताकि वो सेव हो सके। और उस समय बच्चे लोग उतना ही नहीं, उस समय मराठास हो गया, ठीक है, और जो आसपास के जो बहुत सारे किंगडम हो गया वो भी हेल्प किया इसको, मोहम्मद अली को, केवल ब्रिटिश ही नहीं और भी किंगडम ने हेल्प किया था उसको। तो ब्रिटिश और मोहम्मद अली अलायंस दोनों मिल के जो चंदा साहिब है उसको मार दिया, और नवाब अर्कट यानी कि कर्नाटक का जो नवाब है किसको बना दिया, मोहम्मद अली को बना दिया। तो ये जो अर्कट का कैप्चर है, कर्नाटक का जो कैप्चर है 1751 में, ये इतना बड़ा कह सकते हो विक्ट्री है कि बाद में इसको उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, जिसका नाम है पिट्स द यंगर, है ना, पिट, उसने बहुत ही सम्मानित किया था इसको, रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला था कि ऐसा जो जनरल है वो हेवन बॉर्न जनरल है, यानी कि ऐसा जो जनरल है वो स्वर्ग में पाया जाता है जनरल है, कसीदे पढ़े गए थे उसके लिए। और वही रॉबर्ट क्लाइव बाद में जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। भविष्य देखो, याद है ना ये चीज, हाँ, तब ये सब होता है। बात समझ में आया, तो कितना कसीदा पढ़ा गया कि ये एल्डर डिस्क्राइब हिम एज अ हेवन बॉर्न जनरल, क्योंकि जीता है। अब फ्रेंच से जीतना कोई मामूली बात नहीं है उस समय। तो कर्नाटक में देखो पूरा डोमिनेंस कर लिया इंग्लिश ने। अब उसके बाद डुप्लेक्स का क्या होगा, डुप्लेक्स क्या बोला जाएगा, हो गया भाई बहुत कर लिया, आ जाओ कुछ। और उसके बाद जो भी उसके सक्सेसर आएंगे सब वही आएंगे। तो देखो क्या हुआ विद्यार्थी लोग, एंड क्या हुआ बैटल का, तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी ट्रीटी हुआ है जी, यही ना इंडिया में इंडियन रीजन से लड़ा गया, तो इसलिए ट्रीटी का नाम भी पांडिचेरी है, बात समझो। तो वार ये ट्रीटी के साथ ये एंड हुआ, और दोनों ने शपथ लिया कि भाई अब जो इंडियन प्रिंसेस का कोई इस तरह का होगा पंगा तो दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का नुकसान हुआ, लड़ाई में नुकसान होता है ना, हाँ। तो दोनों ने कसम खाया, और उसका डुप्लेक्स को बुला लिया गया फ्रांस, डुप्लेक्स चला गया। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि जो बोथ वेर फाइटिंग फॉर द कमर्शियल सुप्रीमेसी एंड नॉट मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल। अब देखो ट्रेडिशनल राइवलरी तो हो ही रहा है, मैं यहाँ पे इंडिया में कमर्शियल सुप्रीमेसी के लिए दोनों लड़ रहे थे कि जितना एरिया हमारे अंदर आएगा उतना हम व्यापार करेंगे, उतना हम टेरिटोरियल गेन करेंगे। मैं हिस्टोरियंस क्या बताते हैं, हिस्टोरियंस का थोड़ा मत अलग है। हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि द फियर ऑफ सीरियस रिपरकशन इन अमेरिका प्रोमोटेड द फ्रेंच टू सस्पेंड हॉस्टिलिटी इन इंडिया। बोला कि अमेरिका में बहुत कुछ घटना घट सकता था इससे, इसलिए चुपचाप फ्रेंच भी निकल गया यहाँ से, क्योंकि जानते हो कॉलोनी वहाँ पे है, यहाँ ज़्यादा वो करता कुछ करता, फिर रिटालिएट करता, फिर दुनिया भर का दिमाग लगाता, तो फिर ब्रिटिश वहाँ पे उसको मारता पकड़ के। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस बताते हैं कि भले ही वो इंडियन रीजन्स हो, मत समझौता जल्दी कर लिया गया ताकि इसका असर इंटरनेशनली फिर ना हो जाए। समझ पा रहे हो ना। अब लास्ट वार हुआ स्टूडेंट, इसमें पता चल गया कि कौन रूल करेगा कंट्री, इस कंट्री को, और उसको बोलते हैं थर्ड कर्नाटिक वार, ठीक है। इसी को हम लोग बैटल ऑफ वांडीवास भी कह सकते हैं।
समझ गए ना। ये देखो बैटल ऑफ वांडीवास 1760 का। अब देखो हुआ क्या, इसका भी रीजन क्या है, एक्सटर्नल रीजन है, बताए थे ना, फर्स्ट और थर्ड रीजन एक्सटर्नल रीजन है। देखो 7 years वार ब्रोक आउट, 7 साल का जद्दोजहद चला है इंग्लैंड और ब्रिटेन के बीच में, वही नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में कब जाने के लिए। इसका असर कहाँ पड़ेगा, इंडिया में पड़ेगा ना। देखो अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे यही चीज़ होता है। ब्रिटिश देखो अंडर द सर आयरकुट, मैंने कहा था ना कि ये आयरकुट के बारे में जरूर बोलूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अंडर द गाइडेंस ऑफ सर आयरकुट ब्रिटिश ने कैप्चर किया फ्रेंच सेटलमेंट चंदानगर। चंदानगर जानते हो, वो बंगाल वाला रीजन में, बंगाल वाला रीजन में इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था, वहाँ पे अटैक किया। तो उस समय जो गवर्नर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या नाम था उनका, कोम्टे डी लेली। लेली बताए थे, लेली आया था ना बीच में, ये बात के हैं, डुप्लेक्स के इमीडिएट बात के नहीं है, इमीडिएट बीच में बहुत सारे आए हैं लोग, लेली थे, लेली। अब क्या हुआ देखो, तो लेली क्या करेगा, वो भी इंग्लिश सेटलमेंट जो सेंट डेविड, वही मद्रास वाला पहले वाला जो था, जिसको अटैक पहले कर चुका, उसको फिर से ये अटैक किया। कौन, फ्रेंच किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ लेली। तो ब्रिटिश फोर्सेज जो है, अब सर आयर वाला जो है, वो देखो अब बहुत पावरफुल है, वो आराम से डिफीट कर दिया पकड़ के फ्रेंच को। तो औंधे मुंह गिरा है ना फ्रांस, समझ रहे हो ना। तो जब सर अंडर द गाइडेंस ऑफ सर आयरकुट फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया, और मराठा और तुम्हारा जो मद्रास है उसको फिर से ले लिया गया, क्योंकि मद्रास तो ब्रिटिश का ही था। तो इसलिए कहते हैं विद्यार्थी लोग, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में एक क्वेश्चन बनता है इससे। आफ्टर द बैटल ऑफ वांडीवास, ये जो बैटल हुआ 1760 का, द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पौंडीचेरी फेल टू द ब्रिटिश इन 1761। ये कितना बड़ा घटना है, जहाँ पे पौंडीचेरी में जो सेटलमेंट था फ्रांस का, वो भी चला गया हाथ से, वो भी चला गया, ना माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिला हाथ में। मगर ब्रिटिश का दिल बड़ा है, कह सकते हो, ब्रिटिश ने लौटा दिया उस चीज़ को, बोला ठीक है रखो। मगर जो तुम ख्वाब देख रहा है कि तुम बना लेगा इंडिया गुलाम, ये नहीं, चुपचाप ट्रेडिंग करो, हाँ निकलो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो खाली उसको ट्रेडिंग पर, खाली ट्रेडिंग तक सिमट कर रख दिया उसको, पौंडीचेरी को लौटा दिया उसको, रखो। अब पौंडीचेरी लंबा रख दिया ना, तो क्या हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस से। अब देखो ये भी चूंकि एक्सटर्नल रीजन है तो ट्रीटी बाहर ही होगा, समझ रहे हो ना। ये भी रीजन, क्योंकि 7 years का संघर्ष चला है, इसका इंडिया में मैनिफेस्टेशन तुमको दिखा, और इसलिए इसका ट्रीटी भी बाहर होगा। तो 7 साल का ये जो युद्ध था यूरोप के बीच में जो हो रहा था, यूरोप के बीच में हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो रहा था, और ये युद्ध कहाँ का, ये युद्ध तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका का है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ख़त्म हो गया, चंदानगर और पौंडीचेरी को लौटा दिया फ्रांस को कि भाई तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं, रखो तुम, ठीक है ना, मैं बदमाशी नहीं करना है आपसे, रखो। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या करोगे, अरे यही तो है, यही तो युद्ध है जिसने साफ क्लियर कर दिया कि मात्र एक पावर आगे बढ़ेगा, वो होगा ब्रिटिश। तो ये वांडीवास से साफ हो गया कि ये जो फ्रेंच है वो केवल अब ट्रेडिंग पोर्ट्स है, ट्रेडिंग पोर्ट्स ही रखेगा, यानी कि अब उसका सेटलमेंट नहीं है, एम्पायर वो नहीं बना सकता है। और दूसरा बात है कि यहाँ से ये भी पता चला बच्चे लोग कि जो नेटिव रूलर्स है उसका दिमाग काम का नहीं है, उसको बुझने नहीं आता है। काहे बुला लिया फ्रेंच को, काहे बुला लिया इंग्लिश को, उसको जियो पॉलिटिक्स का अंदाज़ा नहीं है नेटिव रूलर्स को। ये भी साफ ये पोल खुल गया है इंडियन रूलर्स का, उसके पास कोई विजन नहीं है, गायब है विजन। हाँ, देयर वॉज इनएविटेबिलिटी अबाउट द फॉल ऑफ इंडिया टू द यूरोपियन इन्वेडर्स। इसका मतलब क्या है कि जब कोई फ्रेंच से हेल्प लेगा, कोई इंग्लिश से हेल्प लेगा, जाहिर सी बात है यूरोपियंस डोमिनेट करेगा ही करेगा इंडिया को, ये बात तय हो चुका था इससे। तो ये थर्ड कार्नेटिक वार जो है ये फ्रेंच के ऊपर लगाम है कि अब फ्रेंच कॉलोनाइज नहीं कर सकता है भारत को, ख़त्म, अब बस अब ब्रिटिश अकेला पावर ब्रिटिश राइज करे। क्योंकि ब्रिटिश तो देखो उसके बाद खाली नेटिव रूलर से लड़ते 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 सब ले लिया हाथ में, क्योंकि ब्रिटिश को यदि कोई हरा सकता था तो वो बाहर का ही नेवल सुप्रीमेसी वाला कंट्री ही हरा सकता था। इंडिया खा आएगा, टीपू सुल्तान तक नहीं हरा पाया, कौन हराता उसको इंडिया, कोई सवाल ही नहीं था ब्रिटिश को हराने का। समझ गए ना। तो देखो कोर्स क्या हुआ स्टूडेंट, फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार, सही बात है ना, ये रिवीजन करवाया जा रहा है तुम लोग को। 1744 से 1748 तक हुआ है। रीजन क्या था, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, जिसमें कन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया में भी दिखा उसका। ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला चैपल जो कि जर्मनी में हुआ है, ठीक है। मद्रास को रिस्टोर कर दिया गया ना इंग्लिश को, और क्यूबेक तुम्हारा फ्रांस को दे दिया गया, कनाडा वाला एरिया, सही बात है। सेकंड देखो 1749 से लेकर 1754 5 साल का युद्ध चला है। इसमें भी देखो दोनों ही इंटरनल मैटर में पड़ गए। हैदराबाद और कर्नाटक में क्या क्या हो वो भी जानते हो, है ना। हैदराबाद में फ्रेंच इस्टेब्लिश किया और कर्नाटक में इंग्लिश इस्टेब्लिश किया है।
थर्ड देखो 1758 से लेकर 1763 बैटल ऑफ वांडीवास कहेंगे इसको, 7 साल का युद्ध, है ना, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। रीजन ये है 7 ईयर्स का वार, कहाँ पे, वहाँ पे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इसके साथ क्या हुआ जानते हो कि जो ड्रीम था फ्रांस का वो ख़त्म, भारत को कॉलोनी बनाने का। तो एक मेंस क्वेश्चन है, देखो सवाल ये है कि वाई इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, काहे ये दोनों कंपनी साउदर्न स्टेट में ही ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, क्यों नहीं नॉर्थ में कर रहे थे। सवाल उठता है ना ये, समझ रहे हो ना। नॉर्थ में कहाँ से करेगा, नॉर्थ में मुगल एम्पायर चल रहा है, आएगा तो पकड़ के मार देगा उसको, क्योंकि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, समझे। दूसरी बात है वेस्ट में मराठा बहुत तगड़ा है, मराठा जानते हो इंग्लिश को भी पानी पिला कर रखा था शुरू में, तो है ना, वही ब्रिटिश को भी। और ईस्ट में तुम्हारा वो बंगाल रीजन में तुम्हारा अलाउद्दीन खान का समय है ये, अभी सिराज उदौला नहीं आया, सिराज उदौला आएगा तब फिर घट जाएगा पावर, तो अभी अलाउद्दीन खान है वो, तो वहाँ तो गलती से भी लड़ाई नहीं करेगा ये लोग। मगर जो नीचे जो है साउथ में, वहाँ पे स्थिति कुछ और है, नीचे वाला कर्नाटक हैदराबाद जो देखे हो, वहाँ पे 3 ऐसा फैक्टर था जिसके वजह से ये लोग एक दूसरे से लड़ पड़ा। तो क्या क्या है, एक तो मराठा इन्वेजन होगा तो नीचे डिस्टेबल हो जाएगा। देखो बोले थे ना चंदा साहिब को रिलीज मराठा ही किया था, तो समझो ना यहाँ पर एक मराठा। और देखो वो लोग पॉलिटिकल अनस्टेबल है, अनसर्टन है, कन्फ्यूजिंग कंडीशन, यानी कभी भी कोई भी युद्ध करके वहाँ पे ले सकता है, वो वाला स्थिति है। तीसरा रीजन क्या है कि देखो सिविल वार हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट, बार बार सिविल वार हो जा रहा है नीचे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन हो जो सब एब्सेंट है, तब तो कोई भी आके उस कंडीशन का फ़ायदा उठा लेगा, और यही तो फ़ायदा उठाया दोनों ने। नेटिव रूलर, देखो एक तो ये भी तो जान ही रहे हो नेटिव रूलर, यदि नेटिव रूलर सब मिलकर काम करते तो यूरोपियंस आता ही नहीं। तो इसलिए नेटिव जो रूलर्स है नीचे का स्पेशली, वो भी पैट्रियटिज्म से गाइडेड नहीं है, एक कंट्री बोल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस पर्सनल एम्बिशन को देख रहा है, नैरो माइंडेड वाला अप्रोच है हम लोग का। हाँ, और फॉरेनर से हेल्प लेने में भी हिचकिचाते नहीं थे ये लोग, हमने देखा ही है कैसे ब्रिटिश इधर गया, कैसे फ्रेंच इधर गया। तो ये भी एक पोल खुलता है कि नेटिव रूरल भी उतना विजनरी नहीं थे। चलो कंप्लीट हो गया ना, करो फाइन स्टूडेंट। तो यूपीएससी में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियंस पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ए ऑप्शन क्या दिया गया है स्टूडेंट, द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, ये गलत स्टेटमेंट है ना। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं ये क्वेश्चन। क्या होना चाहिए कायदे से 1510 होना चाहिए। अब 1510 में किसने कैप्चर किया था ये चीज़, विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय के हेल्प से, और उसमें जानते हो किसको हराया गया था, बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह को हराया गया था, याद है। तो कौन किया था, सेकेंड जो गवर्नर साहब थे, क्या नाम था इनका, अल्बर्क्यू, हाँ एफेंसो अल्बर्क्यू, सही बात है ना। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, नीचे देखोगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो अब ये तीनों देखते हैं, अब तो डुप्लेक्स का भी समझ चुके हो तो इसलिए इसको और अच्छे से समझ जाओगे। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, सही बात है ना, 1605 के आसपास किया है, ये जानते हैं हम इस चीज़ को। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा, हाँ बालासोर में किया था, याद करो 1633 में, ठीक है, ऐसे ही बालासोरी एरिया होगा। एंड लास्ट वन देखो, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746, करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है, यही तो किया है, हाँ 1746। और उसके बाद जानते हो कि राजा से हेल्प लिया है ना, इंग्लिश ने, में कुछ नहीं हुआ, वही अलाउद्दीन खान, याद है ना ये चीज़। चलो आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स, अनडाउटली सिफरकैट। फर्स्ट कौन आया, पोर्टुगीज आया, सेकंड कौन, डच आया, थर्ड कौन आया, इंग्लिश आया, उसके बाद डेनिश भी आए हैं, और उसके बाद फ्रेंच आया है, तो सिफरकैट हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो, हाँ ये सब क्वेश्चन होता है, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 2010 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखो पुडुचेरी भी लिख दिया है, नाउ विथ रेफरेंस टू पांडिचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा पांडिचेरी है तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कुछ स्टेटमेंट। जो पांडिचेरी को अभी पुडुचेरी कहते हैं, अभी इंडियन टेरिटरी है, इसके अंदर 4 इलाका है, 4 एरिया है, कराईकाल, खुद पांडिचेरी, हाँ एनम और माहे, याद रहेगा ना। तो इसमें कितने स्टेट इन्वॉल्व है, 3 स्टेट इन्वॉल्व है, आंध्र प्रदेश में एनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी, और तुम्हारा दूसरा कराईकाल, और केरला में माहे। तो पुडुचेरी अब हम लोग देखते हैं यूटी, वो 4 जगह कम्बिनेशन यूटी है वो,
समझे? तो यहाँ पे देखते देखो, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज। करेक्ट स्टेटमेंट है ये तुम लोग को नहीं भी आता तो उसको साइड में करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ रेडिकल स्टेटमेंट होगा, उसको काटोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। नंबर 2 देखो, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। ठीक है, हाँ, अरे पौंडीचेरी का जो वर्चस्व था वो तोड़ने वाला और कोई नहीं, डच था। इससे पहले डच आया है वहाँ पे। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, यहाँ तो बात ही खत्म हो गया तुम्हारा, है ना? तो ऐसा तो नहीं हुआ, पौंडीचेरी तो हाथ में ले लिया था, फिर लौटा दिया वो सेकंड ट्रीटी में। ट्रीटी ऑफ तुम्हारा जो हुआ था, कौन सा ट्रीटी हुआ था? जो इंडिया में ही ट्रीटी हुआ था, देखो तुम, कौन सा ट्रीटी हुआ था? सेकंड जो ट्रीटी हुआ था, अच्छा सॉरी, लास्ट का ट्रीटी में हुआ था ये, थर्ड बैटल ऑफ वांडीवास में हुआ ये चीज़। हाँ, पौंडीचेरी, बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, उसी में लौटाया गया। थर्ड में क्या हुआ था? थर्ड ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, जिसमें अब इंग्लिश सिमट के रह जाएगा। समझ लो, सेकेंड और थर्ड को वो मत करना। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था, जिसके अंतर्गत दे दिया गया उसको। बिल्कुल, हाँ, पेरिस वाला। तो ये गलत बात है ना। ट्री काटो स्टूडेंट, तो ट्री काटोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन तुमको साफ साफ दिख रहा है, बी में प्रेजेंट है ट्री, सी में प्रेजेंट है ट्री, डी में प्रेजेंट है ट्री, तीनों कट गए ना ऑप्शन। ए फॉर एप्पल हो जाएगा, वन ऑनली। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलत है, क्योंकि सेकंड यूरोपियन पावर जो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया वो फ्रेंच नहीं, वो डच है। हमने कहा है ना कि डच वहाँ हर जगह आया जहाँ पौंडीचेरी था, पोर्टुगीज था। चलो लास्ट वन देख लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन, बिल्कुल मैं यही बार बार बोल रहा था ना, टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू अक्वायर टेरिटरीज या पॉलिटिकल गेन। डुप्लेक्स है वो, बिल्कुल डुप्लेक्स है। और डुप्लेक्स का जो लैंडिंग द ट्रूप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, बाद में इंग्लिश ने उसको और बड़ा बना दिया, सब्सिडी अलायंस के रूप में बना दिया है। कंप्लीटेड।